तो पिछले 10 पॉइंट तक किसने किसने अटेंड किया था अभी तक? हेलो, कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया था, जो लोग नए हैं वो लोग भी। ठीक है, उसका वीडियो है ना अपने पास, वीडियो रिकॉर्ड है ना, वो वीडियो देख लेना ट्रेनिंग वाला, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जब रियल एस्टेट में आ ही गए तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार, दसवां पॉइंट था कि रियल एस्टेट में बिल्डर को रियल एस्टेट के वेबसाइट पे कितने महीने का इंफॉर्मेशन अपडेट करना पड़ता है? किसी को याद है कितना? क्वार्टरली, हर एक 3-3 महीने में इंफॉर्मेशन उसको रेरा में अपलोड करना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट को शो करना है। गवर्नमेंट के साथ साथ ब्रोकर लॉबी और कस्टमर लॉबी दोनों को ही पता चलना चाहिए रेरा नंबर से। अब 11वां पॉइंट था कि रेरा रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर सेल द प्रोजेक्ट। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं कि रेरा कब जरूरत है और कब जरूरत नहीं है ना। कितनी बार देखे होंगे कि बिल्डिंग पूरा बन गया है बट कोई होर्डिंग बोर्डिंग नहीं है, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कोई मार्केटिंग नहीं हो रहा है, कोई सेल नहीं हो रहा है, कोई सेल्स ऑफिस नहीं है, कोई सेल्स पर्सन नहीं है, कोई एसएम सोर्सिंग मैनेजर नहीं है, कोई क्लोजिंग मैनेजर नहीं है। कितने लोगों ने ऐसा परिस्थिति देखा है कि बिल्डिंग पूरा बन रहा है जोर शोर में? अमोल भाई, शमीम भाई, मुस्तफ़ा, देखा है ना? अभी की बात कर रहा हूँ करंट सिनेरियो का। ये 2018 में जब रेरा आया था, 2016 में, उसके पहले तो अंधाधुंध चलता था, लेकिन 2018 के बाद इसका मतलब ये है कि वो बिल्डिंग बन रहा है या पूरा बनेगा, लेकिन वो बिकेगा नहीं। बेचने के लिए या प्रमोशन करने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए रेरा में रजिस्टर करने की जरूरत है। चालू है कैमरा? अब रेरा रजिस्ट्रेशन की नीड तभी है जब उसको सेल करना है। सेल नहीं करना है तो जरूरत नहीं। ऐसे यूएसडी यूनिक शांति डेवलपर को मैंने देखा है कि 2-3 टावर उन्होंने बनाया है मगर सेल नहीं किया है, बन रहा है अभी फुल फॉर्म में। ऐसा मैंने कई प्रोजेक्ट देखा है कि खूब फुल फॉर्म में बना रहे हैं बट सेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि रेरा में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। ये लीगल है कि बेचने के लिए 11 नंबर क्लॉज दिखाई दे रहा है सबको? रेरा में रजिस्ट्रेशन नीड है जब प्रोजेक्ट बेचना हो तब, है ना। बाकी तो दूसरे फॉर्म में, दूसरे स्टेप में बेचते हैं डेवलपर, वो हम अभी ऑनलाइन ऐसा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बेचना हो तो ही रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। वो क्यों? वो इसलिए कस्टमर के साथ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। अरे वो चार्जर दी थी। एक तो 11वां पॉइंट ये था, और ये बहुत रेरा के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो लोग कौन लोग होते हैं? पिछली बार मैंने डिस्कस किया था इन लोगों को।
किया था ना? थोड़ा कोई बताए, खड़ा होकर रविंदर भाई। जो चेयरपर्सन होते हैं वो लोग कौन लोग होते हैं? जो बड़े बड़े एक्सपर्ट, सुपीरियर, ब्रिगेडियर, कलेक्टर, आईएएस, कमिश्नर, यही लोग को रेरा के चेयरपर्सन बनाए गए, है ना? अभी ये जो रेरा का डिस्कशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है, कुछ बताओ? ये बीच वाले पर्सन नए दिख रहे हैं, आप अभी आए? ये बीच में, हाँ आपका, हाँ क्या नाम आपका? विकास सिंह। पहले मिल चुके हैं हम लोग? नहीं मिले है ना? हाँ, पूरा नाम क्या है? विकास। दूसरा कोई पेट नेम? हम लोग इसके बारे में बात किए हुए हैं और क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा रे। सर का नाम थोड़ा मिलता जुलता, मैं थोड़ा क्या पूरा ही मिलता जुलता है यार। हालांकि बी और बी है, लेकिन वो बोलने में ज्यादा करके लोग विकास पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, विकास ही बोल देते हैं। हाँ, कितने लोग हैं ना, आपको कोई पेट नेम नहीं है विकास? विकी ना? हाँ तो बस ठीक है, हो गया ना, सॉल्यूशन हो गया। जहाँ से प्रॉब्लम वहीं से सॉल्यूशन। विक्की सिंह। अभी हमारे एक ड्राइवर भी हैं, उनका भी नाम विकास ही है, उनको भी विकी किया गया है। कहाँ से हो विकास? हाँ विकी, बिहार। यहाँ कहाँ रहते हैं? पहले कोई रियल एस्टेट में कुछ किया है? नहीं। ओके, पहले क्या करते थे? अच्छा, किस में? तो रियल एस्टेट क्यों चुना है? खाली सीख के बस? पैसा नहीं कमाएंगे इसमें? किसी से कहीं सुना है कि रियल एस्टेट ही क्यों करना है? उसमें दुनिया में और बहुत सारे काम है, लेकिन रियल एस्टेट में क्यों करना है? रियल एस्टेट में ही? गुड। हाँ, वो तो सीखना ही नहीं है, सीखने के साथ साथ पैसा भी कमाना है, खाली सीखने पे फोकस थोड़ी चलेगा। कितना एज है विकी? अभी देखो 20 साल, 18 साल, 19 साल, 22 साल के लोगों को इतना जोर शोर में बिजनेस में लग गए, और क्या चाहिए? बाकी जनरली देखो तो 20-22 साल में सो के उठते हैं 11 बजे, 12 बजे नहाने जाते हैं, 2 बजे खाना खाते हैं, हाँ 2 बजे फिर 5 बजे खाना खाते हैं, है ना? अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं 18-20 साल में कमाने के लिए और बिजनेस करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तेरहवां पॉइंट क्या था? नहीं, 13वां पॉइंट था कि सारा जो रेरा में जो कंप्लेन होता है वो सब कुछ भी उसका पेपर वर्क नहीं है। जनरली कोर्ट में जाने के बाद, कोर्ट कचहरी करने के बाद, ये फॉर्म करो, ये स्टाम्प पेपर बनाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये करो, नोटिस बनाओ, यहाँ कोई ये सब मगजमारी नहीं है। यहाँ सब ऑनलाइन मेल पे है, घर बैठे आप कंप्लेन करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सब काम होता है। यहाँ से अगर वो पेपर वर्क साबित हो गया तो प्रोजेक्ट बिल्डर का सील्ड हो जाएगा, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत तकलीफ होती है ना जाने में, भागने में, दौड़ने में, थाने जाओ, बैंड्रा जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, ये सब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रेरा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है, मेल पे, जूम कॉल पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे। 14th नहीं, 13वां पॉइंट तो मैं पिछली बार शायद डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें बायर के बेनिफिट के हिसाब से 30% ही डेवलपर को यूज करने मिलता है और
बहुत सारा अगली बार को चमगाची कर दिए थे यार। अच्छा, यहाँ के ट्रेनिंग से, यहाँ पे जो भी आप सीखते हो ट्यूसडे बैठ के, कितने लोग को वहाँ फील्ड पे आसान हुआ है हैंडल करना कस्टमर बिल्डर को? अपना सबको आसान हुआ है ना? वेरी गुड। मतलब ये है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है। बड़ा पढ़ाई और तैयारी करना पड़ता है इधर बैठ के बोलने के लिए। हाँ, बस इतना काफ़ी है। 70% स्टक रहता है रेरा में, 30% ही डेवलपर को पैसा मिलता है यूज़ करने के लिए। ये तो बहुत लोगों को मालूम भी होगा, नए लोगों जिनको नहीं मालूम है वो समझ लें। और ये कौन सा पैसे का, जो बायर यानी कि जो फ्लैट बाय कर रहा है ना, वो जो पेमेंट डेवलपर को देता है, वो पैसे की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, रेरा लाया क्यों गया था वो तो पहले हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए। पहले बहुत दिक्कत होती थी ट्रांसपेरेंसी को लेके। और रीसेल में रेरा का क्या लेना देना है? रीसेल में भी लेना देना है कि ओसी वाला प्रोजेक्ट ही आप बेच सकते हैं रेरा रजिस्टर्ड एजेंट। विदाउट ओसी अगर आप सेल करते हैं तो पहले आपको वहाँ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। ये रीसेल डील का क्लॉज है, ठीक है। उसके बाद टीडीएस क्या होता है, और टीडीएस कितने अमाउंट के पीछे क्या लागू होता है, ये थोड़ा सा आज समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है टीडीएस का फंडा प्रॉपर्टी में क्या है। टीडीएस के बारे में कितने लोगों को मालूम है स्पष्ट? समीम भाई, नयन भाई, तन्वी भाई, बाकी सब लोगों को नहीं मालूम है। नयन भाई, आप लोग सिखाते नहीं हैं यार, हैं? देखो, रियल एस्टेट में आप काम कर रहे हो, प्रॉपर क्या बेच रहे हो आप रियल एस्टेट में? आपका प्रोडक्ट क्या है? किसने बोला फ्लैट? हाँ, और हैं? ठीक है, और कोई? और मैं जैसे पहुंचना चाह रहा हूँ कोई जवाब नहीं दे रहा है। आप लोग नए लोग भी कोई जवाब दो यार। इससे हम लोग, हमारा प्रोडक्ट क्या है? हाँ, ये नॉलेज किसने बोला है पहले? हाँ, पहले बोलना चाहिए ना। अभिनंदन तो कई मीटिंग में बैठ चुका है ना, तो थोड़ा उसको जानता भी होगा। ठीक है। देखो, हमारा जो प्रोडक्ट है ना, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है सिवाय नॉलेज का, और मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। कस्टमर हमसे क्या चाहता है? हमसे यही चाहता है ना कि हमारा पैसा सेफ्टी, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करवाओ जहाँ पे आपको सही जगह पे, और वो सही जगह के लिए तो हमारे पास आ रहा है। समझ में आ रहा है? हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट तो हम डेवलपर का बेच रहे हैं। वो 1000, 2000, 5000 करोड़ लगा के, 500 करोड़ लगा के बना रहे हैं।
वो कहीं से इन्वेस्टर जुगाड़ कर रहा है, कहीं से लैंड जुगाड़ कर रहा है, कहीं से मटेरियल जुगाड़ कर रहा है, कहीं से कंस्ट्रक्शन जुगाड़ कर रहा है, सब करके वो बना रहा है। हम तो खाली अपना नॉलेज और एफर्ट से बेच रहे हैं, बस हमारा प्रोडक्ट है नॉलेज। नॉलेज के साथ एक चीज़ और आ जाता है कि कस्टमर के साथ जेन्यून ईमानदारी रहे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। नॉलेज कितना भी ले लो और अगर कस्टमर को ये थोड़ा भी फील आ गया ना कि ये मेरे साथ चीट कर रहा है, तो फिर आपका नॉलेज सब गोबर हो जाएगा। 3 चीज़ें हम लोग बेच रहे हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है ऊपर? हाँ, देखो 2-3 चीज़ें ध्यान रख लो क्या क्या हम बेच रहे हैं, और यही आपको फोकस करना है। एक 3 थिंग्स, एक तो हो गया नॉलेज, दूसरा क्या बोला था मैंने अभी? ऑनेस्टी। तीसरा है जो लोग कभी कभी ना, मैंने देखा है कि बाकी बहुत सारे लोगों को कि मिसबिहेव कर देते हैं कस्टमर के साथ, जिसके कारण से उनके कस्टमर टूट जाते हैं। गुड बिहेवियर। दो चार फ्लैट दिखाया, नहीं समझ में आया, अरे सर आपकी तो लेने की औकात ही नहीं है, क्या लोगे आप? कितने सारे ब्रोकर को मैंने देखा है, और लिटरली मैंने ऐसे ब्रोकर को देखा है कि वो महीने में 1 फ्लैट बेच दें, 2 फ्लैट बेच दें, इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा जीवन में कभी कर ही नहीं पाते। 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना प्रॉब्लम क्या है? मीरा रोड में ही कई ब्रोकर ऐसे हैं कि 4-5 फ्लैट जहाँ दिखा दिया, गलती से अगर थोड़ा सा मेहनत कर लिया, उसके बाद तो सीधा कस्टमर को ऐसे बात करते हैं कि पूछो मत। एक दिन अगर 2 दिन मजदूरी कर लिया उनके साथ, तो भैया अब तुम्हारे जीवन भर का पैसा लगा दो हमारे पीछे। अब सिंपल है कि कोई भी अगर आप लेके जा रहे हैं 1 करोड़ रुपया, और जब तक समझ में नहीं आएगा सामने वाले को तो कैसे लेगा वो? या तो आपके अंदर ऐसी खासियत हो कि 2 प्रोजेक्ट में उसको सेटिस्फाई कर दो, अगर नहीं है तो फिर उसको दिखाना है, मिसबिहेव नहीं। कभी भी इरिटेशन और मिसबिहेवियर सेल्स में नहीं लेके आना। बराबर बोलो नयन भाई, पूछो। 11 बजे रात को, 12 बजे रात को लगे रहते हैं। एक बार तो 1 बजे रात को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे बुकिंग हुआ है। समझ में आ रहा है? कल की बात थी ना, कस्टमर कुछ भी बोल रहा था, नहीं साहब आओ आप भगवान है हमारे, आप डील कर रहे हैं, पैसा देने वाले हैं, आप हमारे भगवान हैं। तो ये 3 चीज़ मैं मानता हूँ कि मेरे रियल एस्टेट में, हमारे रियल एस्टेट फील्ड में, एक तो नॉलेज, दूसरा ईमानदारी, ऑनेस्टी, और तीसरा अच्छा बिहेव। ये 3 चीज़ों को जहाँ से भी मिलता है सीखने, जैसे भी मिलता है ना, भीख मांग के सीख लो। सबसे अच्छी बात कि अपने रियल एस्टेट का ये विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। 1 रुपया आपको लगाना नहीं पड़ता है और लाखों रुपया कमाते हैं। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर खोलना हो ना तो कितना क्या लगता है, सोच सकते हैं? पहले जाओ दुकान का डिपॉजिट दो, फिर माल जमा करो, 10-20 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट करो, डिपॉजिट दो, ये करो, फिर बैठ के 4 महीना जमाओ दुकान को, उसके बाद फिर 5वें महीने से कमाई होगी भी कि नहीं होगी वो पता नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, एटलीस्ट कुछ तो जा तो नहीं रहा है ना, आ ही रहा है। अच्छा, इनका नाम क्या, आपका नाम क्या है? आपका हाँ, खड़े हो जाइए। आप पूरे हफ्ते दिखते नहीं है, सिर्फ ट्यूसडे दिखते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हैं? अच्छा, ट्यूसडे आ जाते हैं? अच्छा, खाली ट्रेनिंग लेने आते हैं ऐसा? कहाँ पे सर्वे करते हैं आप? कहाँ गए हिरन भाई? क्या नाम? सुनील ना? डेली प्रेजेंस चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, है ना? अभी 5-6 लोग को यही मिसअंडरस्टैंडिंग में निकाला हूँ।
अभी अभी लगे हो, कमाने की उम्मीद बनी है, लापरवाही मत करो। घर का काम सबको रहता है। यहाँ पे कितने लोग हैं, सबको घर का काम नहीं है आप लोग को? आपसे ज़्यादा काम है ना? हैं? इधर का प्रेजेंस चाहिए, सर्वे हाफ टाइम निकलो, इधर मेरे को रोज दिखना चाहिए। ओके, 13, 14 में क्या है? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे टीडीएस का। टीडीएस कितना परसेंट लगता है सेल्स पे? अभी 1% है कि 0.75 है? 1%, ठीक है। 1% टीडीएस जो अप्लाई हो रहा है वो कितने लाख के एग्रीमेंट के ऊपर नीचे वाला हाल है, कुछ मालूम है? 1% टीडीएस फॉर अबव 50 लाख, बराबर ना? और 50 लाख से नीचे कुछ लगता है कि नहीं? नो टीडीएस बिलो 50। देखो क्या है, आप नॉलेज में इतना एक्सपर्ट हो जाओ ना कि कस्टमर एक सवाल करे उसको 4 जवाब मिल जाए। आप अपना बाप किसको मानते हो? जो आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, बराबर है? तो आपको बाप बनना पड़ेगा। आप सोचेंगे बेटा बन के मैं रियल एस्टेट में कमा लूँ, तो नहीं चलेगा। अच्छा, बाप बनना भी हो तो रियल वाला, ऐसा नहीं फेकम फाक वाला, है ना? कुछ ब्रोकर लोगों को मैं देखता हूँ जो भी मुंह में आया बड़बड़ बड़बड़ कर देते हैं। उसके बाद कस्टमर जाके जब अपने सीए से, ऑनलाइन ब्रोकर से मिलता है, जब बातचीत करता है तो मालूम पड़ा कमिटमेंट फॉल्स हो गया, वो जीवन भर फोन नहीं उठाता है ना? तो कोई भी चीज़ें कमिट करो ना, पूरी रिसर्च करके जानकारी लेके फिर कमिटमेंट करो, ऐसे कमिटमेंट मत करो। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने 12-15 साल से जो मैंने किया है ना, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी पढ़ाई लिखाई लीगल ये सब तो आपको कहीं से भी ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन यहीं पे ज़्यादातर अच्छा खासा नॉलेज होते हुए भी, पढ़ाई होते हुए भी लोग मार खा जाते हैं, कमा नहीं पाते। पढ़ाई लिखाई होके भी क्या करेंगे? कस्टमर ने पूछा कुछ, आपने बता दिया, आपको तो लगा कि यार हमने तो बता दिया, कस्टमर हाँ हाँ करके चुप भी हो गया और सुन भी लिया। बाद में मालूम पड़ा कस्टमर कल होके फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है भाई? क्योंकि उसने जो कमिटमेंट किया था ना वो फॉल्स था, झूठ था, उसको खुद को मालूम नहीं, बोल दिया। अच्छा, आपको फर्क नहीं पड़ा, आपको लगा चलो चलो मैंने बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन सामने वाले को क्या उम्मीद बन जाती है, यार अभी ये झूठ बोल रहा है, आगे क्या करेगा? आपके लिए तो वो मजाक था, आपने बोल दिया उसको, लेकिन आपके बातों को वो कितना महत्व दिया मालूम है? उसने लिए तो आपके, उसके लिए तो आपने झूठ बोल दिया ना, आपने अपने टाइम पास के लिए बोल दिया, उसके लिए तो आपने झूठ बोल दिया। और झूठ, अभी समझ लो छोटी छोटी बात के लिए वो झूठ बोल रहा है, इसके कहने पे मैं 50 लाख 1 करोड़ रुपए कैसे लगाऊं? आगे के लिए वो कितना बड़ा सोच लेता है। समझ में आ रहा है? नहीं आता है ना तो आप अपने सीनियर से, मेरे से, राहुल से, हिरेन से बात करो। लेकिन कोई भी कमिटमेंट, कोई भी नॉलेज नहीं आता है तो मत बात करो। इससे क्या होगा, हमेशा के लिए कस्टमर चला जाएगा, आपका धंधा चला जाएगा, आपका मेहनत सब गोबर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो प्रैक्टिकली हिरेन, हिरेन सुनो ना,
अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आप लोग जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं ना, तो सेल करने के बाद लोन पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? जहाँ से भी बैठो, कहाँ है उधर, क्या कर रहा है? कुछ डिस्कस कर रहे हैं। 3-4 कस्टमर है जो कल आए थे छुट्टी पे, उसको कॉल कर दो। अरे बाद में बात कर ले। तो ठीक है, रुको, फ़ोन लेता हूँ। प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो बाद में लोन पे देख रहा हूँ कि डेवलपर लोन कर रहा है। क्यों ऐसा? अभी लास्ट बुकिंग किसने किया है? नयन भाई। कौन कर रहा है लोन उसका? पवन को। हाँ, अभी गए हफ्ते किसने किसने बुकिंग किया था? समीम भाई। समीम भाई, लोन का फाइल कहाँ जा रहा है आपका? और किसको दिया लोन? मेरा भी पवन को दिया। राहुल को दिया। कुछ लोन का फाइल यहाँ से मिस हो रहा है, अपने पास नहीं आ रहा है, और उसका कमीशन भी अपने पास नहीं आ रहा है। लोन का जो कमीशन है ना, वो कैसे आता है मालूम है क्या आप लोगों को? किसको किसको नहीं मालूम है लोन का कमीशन? हेलो, अरे बाप रे, फंस गए, लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कितना पैसा मिलेगा। लोन इंसेंटिव पे आउट बोलते हैं इसको। इसका जो है ना हिसाब किताब कैसा रहता है कि समझ लो आपने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी बेचा या 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बेचा। 1 करोड़ के प्रॉपर्टी में अगर 90 और 10 का रेशियो है, 90-10 का रेशियो मतलब समझ में आ रहा है सब लोग को? 10% डाउन पेमेंट है और 90% लोन है, लोन अमाउंट है। तो इसमें 90% जो लोन अमाउंट है उसका कितना पैसा अपने को मिलेगा? जनरली डीएसए से या लोन के जो लोग होते हैं उससे 0.40 से 0.50 के बीच में मिलता है। 90 लाख रुपए जो यहाँ पे लोन हो रहा है, इसका 0.50 कितना होगा? 45,000। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या? समीम भाई ने बोला 45,000 मिलेगा। कैसे? ये 40% नहीं, 40 पैसा बात कर रहे हैं। हाँ, 0.4%। तो 90 लाख का अगर लोन हुआ तो 45,000 अपने को पे आउट आएगा, या फिर 36,000। कहीं 40 पैसा है, कहीं 50 पैसा है। ठीक है, अब ये 36,000 जो आएगा उसको भी वही शेयरिंग में बांट देंगे जो ब्रोकरेज का शेयरिंग है। पीछे सबको समझ में आ रहा है? जो अपना डिस्कस हुआ है ना कि ब्रोकरेज इंसेंटिव जो भी आएगा उसी रेशियो में लोन इंसेंटिव भी हम लोग शेयर करेंगे। तो लोन पे खास ध्यान दो, क्योंकि कुछ फाइल मिस हुआ है, डेवलपर खुद कर रहा है, और डेवलपर को लोन करने का राइट्स नहीं है। हमारा कस्टमर है, हम खुद करेंगे। कुछ नहीं है ऐसा। आपका उसको जो है ना डील करने के पहले ही बोल दो लोन हम खुद करेंगे। ऐसा थोड़ी है। और ये सलासर वाला भी ऐसे ही बोलता है। उनके पास से कराना है ऐसा बोलता अरे जेपी वाले का लोन हमने खुद किया है यार। है। जीपी का तो नहीं मुझे आइडिया। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जैन सलासर कोटियार वाला भी ऐसे ही बोलता है। सालासर तो खुद ही ब्रोकर है जो बेच रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं। वहाँ पे ना देखो, कोई नियम ऐसा ब्रह्मांड का सत्य नियम नहीं है, आप सब तोड़ सकते हैं। सर वो मैंडेट वाले भी तो एक हिसाब से ब्रोकर ही है ना। वही कह रहा हूँ ना, ब्रोकर है इसलिए उसको इंसेंटिव मिलने वाले। तो अपन क्या है? वो ब्रोकर है तो अपन क्या है? अपन भी तो वही है। तो अपने को वही करना है। भाई नहीं करूँगा मैं तेरे से लोन, या फिर लोन कर रहा है मैं पैसा लूँगा उसका। सुनिए ना, जब मैंने अभी अपने क्लाइंट दिया था, उनका थोड़ा सा सिविल का प्रॉब्लम था और दूसरे दीगर भी प्रॉब्लम्स थे,
पहले उन लोगों ने बैठा दिया उनको, नहीं बोले हम लोग ही करेंगे। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम हुआ, वो नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी आपको करना तो आप करो। तो फिर काय का रूल्स, फिर काय का रूल्स? अगर रूल है कि भाई मैं ही करूंगा, शुरू में क्लाइंट के बारे में मालूम नहीं केस ही रहता। निकाल पाते हैं, डिस्टर्ब केस तो निकाल पाते नहीं हैं। फेयर है तो निकाल लेते हैं, अनफेयर है तो फिर एक्चुअली क्या है देखिए, वो लोग है ना गिन चुन के एक बैंक वाला वहाँ बैठता है ना। अब दिक्कत यह है ना कि वो बोलने के ऊपर है। मैंने कई ऐसे प्रोजेक्ट में सेल किया है जहाँ पे उनका मोनोपोली था लोन का, मैं बोला नहीं करूँगा तो डील कैंसिल कर, नहीं करना है जैसे। थोड़ा एक बार तो आपको क्या होता है ना, डर जाते हैं कि यार डील कैंसिल करेंगे तो ब्रोकरेज भी चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं का भी नहीं है कि लोन बिल्डर ही करेगा। कस्टमर को पहले अपने कमांड में ले लेने का, है ना। या फिर एक और रास्ता है, अपने को लोन करने से मतलब नहीं है, अपने को पे आउट से मतलब है। समझ में आ रहा है? मेरे को पैसे से मतलब है। ठीक है, तू लोन कर रहा है ना, तो मेरा पे आउट इसी में जोड़ दो 45 पैसा। मैंने बोला है सर, ज्ञान वाला हाँ। तो मुझे चाहिए। फिर तो लोन वाले ने तो बोला है कि हाँ ठीक है, अभी उसका वो बोल रहे नहीं हैं देते सर, कहाँ देते हैं? मार्केटिंग हेड से बात करना। मैंने कहा करूँगा, मुझे चाहिए। मैंने भी मार्केटिंग हेड क्या, बिल्डर के पास जाना है तो उससे बात कर लो यार। क्योंकि क्या होता है सुनिए, ये जो खेल खेलते हैं ना, ये उधर के ही जो सेल्स हेड है वही खेल खेलता है। कोई बाहर बिल्डर को कोई पड़ी नहीं है लोन के कमीशन के लिए, यही लोग खाली खेल खेलते रहते हैं। बिल्डर को क्या होता है? बिल्डर को कोई 10-20 हज़ार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसका प्रोडक्ट बड़ा है। समझ आ रहा है? कोई कोई बिल्डर खाली पैसों पे कमांड रखने के लिए खुद के लोन वाले को बिठाते हैं। बोलो ठीक है, आपको पैसे को कमांड रखना है कस्टमर पे, आप लोन वाले को बिठाओ, लोन करवाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए, लोन का इंसेंटिव चाहिए। अच्छा, कभी सर ऐसा प्रॉब्लम होता है जैसे पवन भाई ने कुछ आगे पीछे कर दिया, बोला मेरे से नहीं हो पा रहा है। जैसे मेरा केस हुआ था अपना पैराडाइम वाला, वो पार्टी बाहरगांव जाने वाली थी, तो एक हफ्ते के अंदर मतलब लोन सैंक्शन, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करवा दिया था। सैंक्शन के लिए बोला गया था कि भाई पार्टी को यहाँ अवेलेबल रहना पड़ेगा। पार्टी का टिकट था एक हफ्ते के बाद। लेकिन ICICI बैंक जो उनका वहाँ पर जो मोनोपोली था पैराडाइम में, तो उन्होंने बोला कि जरूरत नहीं है, खाली का अंडरटेकिंग ले लेंगे, तो ICICI बैंक फंडिंग कर देगी। तो हमने फिर उनसे करवाया, क्या डील को बचाना था। पवन भाई ने हाथ खड़ा कर दिया क्योंकि उनको लंबा टाइम चाहिए था। लंबा टाइम चाहिए। अब ऐसा कॉम्प्लिकेशन आता है तो बात अलग है, लेकिन कि अपना आदमी हाथ खड़ा किया और कस्टमर को जल्दी जाना है। हाँ, मेन क्या, कस्टमर को जल्दी जाना था ना। कट टू कट टाइम था, तो हाँ। हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अभी उसमें रिस्क लेके मतलब नहीं कि एकदम से टाइम ही नहीं है, कस्टमर ही छटक रहा है। लेकिन जहाँ पे बात चल रही है कि बिल्डर बोल रहा है खाली मैं ही करूँगा, तो ये पूरा नियम ही गलत है। कोई बिल्डर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करूँगा, ऐसा कुछ ये नहीं। तो मैंडेट वाले ही बस्ती करते हैं। अगर अपन कर रहे हैं उनसे तो अपन ये पैसा ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। ले सकते को देना चाहिए वो। देखो जनरली बिल्डर क्यों लोन करता है देना ही ऐसा, चाहिए ना। पहले तो बिल्डर का ये समझ लो, फंडा समझ लो क्यों करता है लोन। क्योंकि बिल्डर को ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि मैं ब्रोकर को ब्रोकरेज रिलीज कर रहा हूँ, है ना। तो ब्रोकरेज रिलीज कर रहा हूँ तो मेरा आना कंफर्मेशन है कि नहीं। वो पे आउट के लिए कम और अपने पैसे की सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा काम करता है। समझ में आ रहा है? इससे उसको सिक्योर हो जाता है कि चलो लोन कर रहा है ना, सैंक्शन आ रहा है ना, तो मतलब वो कैपेबल है पैसा देने के लिए। अभी हम लोन कर रहे हैं सपोज, तो उसका सारा डॉक्यूमेंट कि अपना टैक्सेशन वगैरह, पेपर वगैरह, सैलरी स्लिप वगैरह, तो उसका जो भी साल का जो भरते हैं वो लोग, TDR जो करते हैं, वो सारा पेपर हमारे पास रहता है। बिल्डर को कुछ मालूम नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? तो बिल्डर के मन में ये फियर रहता है, क्या मालूम इसका लोन होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम ये पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, क्या मालूम टोकन दे के अटक तो नहीं जाएगा। तो इस चीज़ के क्लियरिटी के लिए वो फाइल अपने हाथ में लेता है कि टोटल कमांड मेरा होना चाहिए, टोटल नॉलेज मेरे आदमी लोग को, मेरे सेल्स वाले को, मेरे सेल्स हेड को होना चाहिए। जो जो भी बुकिंग हुआ है ना, वो तो सब ठीक है, मगर हमको पैसा कैसे मिलेगा? वही। अब ये चीज़ें तो सुनो, ये चीज़ें तो क्लियर हो गया कि उसको कमीशन के लिए खाली वो कंट्रोल में नहीं लेता है फाइल। समझ आ रहा है? कमीशन अपना पार्ट है, पैसा अपना पार्ट, उससे फाइट कर सकते हैं। मेरे को इसका पैसा चाहिए, आप भले लोन करो, कमांड अपना रखो, आप जो भी वहाँ पे सेल्स हेड है उसके ऊपर चढ़ जाओ आप। तो 10-20 हज़ार के लिए अपना
50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का लॉस नहीं करेगा। और अगर वो ऐसा धमकी वगैरह देता है कि भाई मैं डील कैंसिल कर दूंगा, लोन नहीं करेगा, तो आप बिल्डर के पास चले जाओ, हेड ऑफिस चले जाओ। कुछ लगता नहीं है, एक बार जाना है हेड ऑफिस में और कंप्लेन करना है कि ये सेल्स हेड जो है ना ऐसा बोल रहा है कि लोन अब मेरे से नहीं करोगे तो मैं डील कैंसिल कर दूंगा। साहब क्या करूं बताओ। हम लोग दिन रात दौड़ते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और हमारा पैसा 20-30 हज़ार रुपये उम्मीद रहती है। ब्रोकरेज तो ठीक है, 20-30 हज़ार की उम्मीद रहती है, क्या करें बताओ। अपने यहाँ बिल्डर रास्ता निकाल देगा। और 1-2 जगह मैंने ऐसा किया है। ये खाली ये लोग क्या करते हैं ना, डराने का काम करते हैं। कितनी बुकिंग ऐसा हुआ है, दरवाजा बंद कर दो, कितनी बुकिंग ऐसा हुआ है कि भाई पास बैक नहीं दोगे ना तो मैं डील नहीं करूँगा। समझ में आ रहा है। और बाद में अपने ही लोग हैं, कुछ लोग चढ़ जाते हैं सीधा, इकाई का पास बैक, किस चीज़ का पास बैक दूँ मैं, डील करना पड़ेगा। पास बैक मेरे ब्रोकरेज में से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। नयन भाई बराबर है, समी भाई है, नयन भाई है, कुछ स्ट्रांग लोग हैं जो उनके बात में हिलते ही नहीं है। आनंद भाई कहाँ है? कल लेके आया था, हाँ, एक इनकम कस्टमर आ गया तो आज समझ में आ रहा है। तो फिर बाद में बराबर रास्ते पे आ जाते हैं, फिर बाद में कटिंग वटिंग नहीं करते। तो ये क्या है कि आपके कॉन्फिडेंस और आपके विल पावर को वो आजमाते हैं कि कितना मैं तोड़ सकता हूँ आपको। अब आपका टूटना है कि नहीं टूटना है, पूछो। अभी सुवर्णा का केस हुआ है स्काईराइज में, बराबर ना, वो तो सीधा 1% ब्रोकरेज ही उड़ा रहा था। हाँ? कौन उड़ा दिया? वो 5 लाख 2.5 लाख का डील था, है 2.5 लाख का डील है। उसने कस्टमर को रात को बुला के अपने आप डील भी कर लिया और सुबह आके मेरे से यहाँ मीटिंग कर रहा है और बोल रहा है कि कम भाव में डील हुआ है, 1% दे पाएंगे और वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी उसके ऊपर चढ़ाई किया ना मैंने पर्सनली, मैं राहुल हिरेन भी गए थे वहाँ पे, कि तुरंत दूसरे बार में, मतलब दोपहर के बाद ही उसका फ़ोन आ गया कि नहीं नहीं हम आपको 2% दे रहे हैं, आप कुछ मत करें, आप चालू रखें। आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? केस मालूम है? बताऊं, थोड़ा शेयर करूं इन डिटेल, थोड़ा समझ में आएगा कि हुआ क्या था। देखो, इसमें सिर्फ थोड़ा कॉन्फिडेंस और विल पावर की कमी होती है ना, जिसके कारण आप लॉस करते हैं चीज़ों को। आज थोड़ा सा आपको बिल्ड करके देता हूं। क्या हुआ था, मैंडेट कंपनी को कौन रखता है? बिल्डर, बराबर। क्या गुटर गुटर कर रहे हैं आप लोग यार? चार्जिंग पे नहीं है, वो चार्जिंग पे चालू किया। अच्छा ठीक है, हाँ धन्यवाद। तो अब क्या हो गया कि बिल्डर दे रहा है मैंडेट को, बराबर, यानी कि बिल्डर मैंडेट को रखा है काम पे। तो मैंडेट श्रेष्ठ हुआ कि बिल्डर? बिल्डर बड़ा हुआ ना उससे। और मैंडेट ने हमारे पास मार्केटिंग करते हुए आया सीपी कि भाई आप हमारा माल बेचो, सेल करो। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे वो गड़बड़ कर रहा है, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे वो गड़बड़ कर रहा है। अब इस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? इधर जाना है बिल्डर के पास। अब क्या हुआ, यही हमने किया। यहां से हिरेंद्र और राहुल गए थे मैंडेट वाले से फाइट करने के लिए। अब मैंडेट वाले से फाइट कर रहे हैं, मैंडेट वाले ने लिटरली बोल दिया कि ऐसा अभद्र में जवाब दिया उसने, गलत शब्दों में। उन्होंने बोला कि आपने डील कर लिया, ऐसा थोड़ी चलता है। तो मैंडेट वाले ने बोला तो मतलब समझ में आ रहा है क्या कर लोगे आप? ये लोग वहाँ पे काफ़ी सारे डिस्कशन हुआ था, बोल चाल के धड़म धड़म करके, लड़ाई झगड़ा करके भी निकल गए। उसका विधिवत ये भी है, रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन वहाँ से रिजल्ट नहीं निकला। मैं जब फ़ोन किया इनको कि तुम लोग किधर हैं, तो बोले मैं अभी मैंडेट कंपनी में ही हूँ, अब जो है सो रिटर्न आ रहे ऑफिस हैं। उनको मैंने बोला अभी रिटर्न मत आ। वहाँ गया ही क्यों? वहाँ झगड़ा वगड़ा करने क्यों गया? वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं थी तुमको। वहाँ सिंपल जाके पूछना था। सब लोग हैं मेरे साथ में?
वहाँ सिंपल जाके पूछना था कि तू पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बस। एक तो साला डील करने के लिए तूने मुझे पूछा नहीं, मेरे कस्टमर को डायरेक्ट बुला के डील कर लिया, है ना। एक तो सबसे बड़ा चोरी तूने यही कर लिया। और उसके बाद फिर बाद में सामने से आके इधर मीटिंग कर रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि मैंने कम भाव में किया। मैं बोला कि यहाँ से चला जा रहा है तो जो झापड़ मारूंगा सीधा यहाँ से भी। वो लोग यहाँ से तो चले गए, वहाँ पे भी जाके राहुल और हिरेंद्र उससे फाइट कर रहे हैं। मैं बोला फाइट करने की जरूरत ही नहीं है, फाइट तो बाद की चीज़ है, पहले सही इंसान तक तो पहुँचो। बिल्डर, ये जो बिल्डर है ना, ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा नाम ब्रोकर के सीपी के पास खराब हो ब्रोकरेज को लेकर। कोई बिल्डर चाहता है क्या? आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आप चाहेंगे कि आपका मीडिएटर, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहे, अनसेटिस्फाइड रहे? चाहेंगे क्या आप? कोई अपनी इज्जत खराब करने के लिए नहीं रही है। कि इज्जत कौन खराब करता है मालूम? ये मैंडेट। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बिल्डर के पास, मैंने इनको यही बोला दोनों जन को कि वहाँ कोई बकवास झगड़ा चिल्लम चाली करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। वहाँ से इनोवा उठा, गाड़ी उठाओ और चले जाओ डायरेक्ट बिल्डर ऑफिस में। अच्छा, बिल्डर ऑफिस में जाने के बाद क्या हुआ? बिल्डर नहीं मिला, यहाँ नीचे कोई बंदा मिला। उन्होंने बोला, इन लोगों ने बोला हम लोग प्रॉपर्टी प्लाजा से आए हैं, डेवलपर से मिलना है। बोले क्या काम है बोलिए ना। उस प्रोजेक्ट का खाली वो सुपरवाइजर या कुछ था, ठीक है, तुम साथ में थे, अच्छा आप लोग भी थे ना। सुपरवाइजर मिला वहाँ पे और उसने बात किया कि ठीक है प्रॉपर्टी प्लाजा से आप आए हैं ना, मैं देखता हूँ, और नंबर दे दिया। कि मैं बोला खाली नंबर ले लेना कि बिल्डर कब मिलता है, उससे जाके मैं पर्सनली मिलूंगा। ऐसा ब्रेन वॉश करूंगा ना कि या तो उसमें से वहाँ से भगा ही देगा या फिर सुधार ही देगा। उसको इतना ही बोलने की जरूरत थी कि साहब आप मैंडेट को बिठाए हो, अगर वो गड़बड़ कर रहा है ना तो नाम आपका खराब हो रहा है। हम लोग खुद 200 जन 100 जन है, कुछ भी गड़बड़ होता है ना तो 100 से 1000, 1000 से 2000 होने में कोई टाइम नहीं लगता है। नाम खराब होने में, नाम बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एक एक चीज़ें ध्यान में रखते हुए 5 साल 10 साल 20 साल में नाम बनाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ नाम खराब कर देता है। फिर से उसको बनाने के लिए डबल ट्रिपल खर्चा करना पड़ता है। तो इतना ही कहना था बस, फिर वो एक्शन हो जाता था। लेकिन मैं जाना नहीं हुआ, खाली उसको बता दिया। वो वहाँ पे जाके ट्रिक किया और अपने आप फिर आधे घंटे के बाद जैसे वहाँ से राहुल निकला नहीं, गाड़ी यहाँ तक पहुँचा भी नहीं था कि मेरे को फ़ोन आ गया मैंडेट वाले ऑनर मेहुल शाह का कि विकास जी ऐसा ऐसा है, हम लोग जो है सो 2% आपको देने के लिए एग्री है। अब बताओ क्या हुआ रहेगा बीच में? सुपरवाइजर गया होगा बिल्डर के पास, बिल्डर को उसने बोला होगा, बिल्डर गेम समझ गया होगा कि ये लोग वहाँ पे बैठ के चोरी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उसने फ़ोन किया होगा मैंडेट वाले ऑनर को, फिर मैंडेट वाले ऑनर ने पर्सनली मुझे फ़ोन किया। वहाँ झगड़ा झमेला करने का फ़ायदा क्या हुआ? समझ में आ रहा है किससे कहाँ पे कितना, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पहुँचना है? झगड़ा झमेला करना है लेकिन जगह देख के, जहाँ जरूरत है वहीं। हाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे, हैं? हाँ, अपने इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। एकदम सिंपल सोल्यूशन है। सिंपल सोल्यूशन। हम क्या करते हैं, मैंडेट वाले से झगड़ते हैं, सेल्स हेड से झगड़ते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव से झगड़ते हैं, सोर्सिंग मैनेजर से झगड़ते हैं, बातचीत करते हैं, कोई मीनिंग नहीं है। और ये नियम पे ना मैंने कम से कम अभी तक मुझे लगता है कि 100-200 जगह से पैसा लिया रहूँगा। कोई बिल्डर चाहता ही नहीं है कि मेरा नाम खराब हो। नाम खराब तो उसके नीचे वाले करते हैं। अब 1 लाख बिल्डर में एक बिल्डर होगा ऐसा जो सही में चोर है, बाकी नहीं। तो अगर बिल्डर चोर है ना तो उसके लिए 1000 सॉल्यूशन है मेरे पास। उसके लिए तो बड़े बड़े पार्टी है, नेता है, मंत्री है, डी कंपनी है, विरार कंपनी है, जिसको पैसा फेंको वही लोग जान देने के लिए, जान लेने के लिए खेल जाते हैं। लेकिन पहले पैसा बांटने से पहले सही जगह पे पहुंच तो जाओ। समझ में आ रहा है? अभी कहीं पे भी ऐसा लगे ना कि बिल हमारा रिस्क पे है,
तो तुरंत ये प्रोसेस खेल जाना। दूसरा, वैसे तो सब लोग को मालूम पड़ ही गया है कि डील डन जो होता है वो मेन ग्रुप में पुट नहीं करना है, ठीक है, तो मालूम पड़ ही गया ना सब लोग को। अपने ग्रुप में डालना है, अपने ग्रुप में नहीं नहीं, उसमें भी कुछ लोग हैं ना बाहर के। आपको पर्सनली जाना हाँ, मेरे को पर्सनली भेजो। दूसरा, अच्छा कितने लोग वीडियो हमारा कंटिन्यू देख रहे हैं उसमें नॉलेज पार्ट, अभी जो नया है, नया जो अपलोड हो रहा है वो? अभी एक केस हुआ था टेरेस को लेके, वो केस का डिस्कशन कर रहा हूँ। इससे क्या है कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में भी क्लियर हो जाएगा। क्या हो गया, सब लोग को बाथरूम आ गया क्या? कुछ स्ट्रिक्ट करें क्या हैं? ब्रेक दे दें? कितना बज गया? ठीक है, एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर बैठते हैं। 12:45 आ जाओ सब लोग, बाहर मत जाओ, कहीं ले बाहर जा रहे हो, अंदर बैठो, बैठो, जबरदस्ती बाहर जाने का क्या है? जाओ भाई, पानी पी लो, सुसु कर लो। 12:45 बैठते हैं, बाहर कोई नहीं जाना। लॉक कर बंद कर दो इसको भाई, हाँ इसको ताला मार दे। पिछले हफ्ते एक टेरेस को लेके एक केस हुआ है जिसमें कस्टमर धोखा खा चुके हैं, तो वही डिस्कस करना था कि अगली बार से ऐसा केस अगर आप लोगों के सामने आए तो गड़बड़ नहीं करना। मिसगाइड कर रहा था उसको, बिल्डर और ब्रोकर दोनों। सबको दिख रहा है टीवी में? हाँ, अभी देखो सपोज ये फ्लैट है ना, वही समझ लीजिए ये हॉल है, ये बेडरूम है, इधर किचन है ना, और ये वापस बड़ा बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम है, ये कॉमन बेडरूम है, ये किचन है, या इधर एक वॉशरूम समझ लो, ये WC है, बाथरूम है, और इस बेडरूम और इसको लेके बड़ा टेरेस है ना। बड़ा चालू प्लान बनाया है। खड़ा कर दिया आपने फ्लैट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ गया। बस यही चाहिए था। भावनाओं को समझो। मैं अभी कोई आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर पे नहीं बैठा हूँ, मुद्दा समझने का क्या है वो समझ लेते हैं। अभी समझ लो ये हॉल है, किचन है, मास्टर बेडरूम है, कॉमन बेडरूम है, और ये बाथरूम है ना, WC है। अब अगर ये दोनों किचन, कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम को लेके एक बड़ा टेरेस है ना, अभी कई बार देखा क्या गया है कि बिल्डर इसको फ्लोर प्लान में ना होने के बावजूद भी बेच देते हैं, है ना। तब समझने लायक ये बात है कि अगर वो फ्लोर प्लान में नहीं है तो उसका वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है। हेलो, अगर ये फ्लोर प्लान में नहीं है और डेवलपर ने बेच दिया और आपको पैसा ले लिया आपसे, तो क्या हो सकता है बुरा? कोई जवाब दें? तो ये आप न्यू का बात कर रहे हैं? न्यू पुराने सब में कई बार ऐसा भी देखा। तो अगर सब सर एग्रीमेंट में लिखा होगा
तो ठीक है ना। नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। जी अभी जो केस हुआ है ना, वो रीसेल और न्यू दोनों में ही हुआ है। 2 महीना 3 महीना पहले कस्टमर रीसेल वाला आया था, उसके साथ हुआ था, और अभी लिटरली जो 1 हफ्ता पहले हुआ है वो न्यू प्रोजेक्ट में हुआ है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्डर लोग ना बहुत बेवकूफ़ बना देते हैं, पैसा ले लेते हैं, फ्लोर प्लान में डालते नहीं हैं, और उसका बैड रिजल्ट क्या हो जाता है उसके ऊपर ही बात करना है। बेचते समय बहुत दिक्कत होती है। रीसेल करते समय जो बायर है वो भी नहीं जानता है, तो क्या हो सकता है? सर फ्यूचर में कभी भी ये ब्रेक हो सकता है। तोड़ सकते हैं। नहीं, तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो मास्टर प्लान में पास है। मास्टर प्लान, सुनिए, 1/3 काउंट करेंगे। मास्टर प्लान, ब्लूप्रिंट प्लान और फ्लैट प्लान और फ्लोर प्लान, समझ रहे हैं? जब मास्टर प्लान में अगर पास है तो यहाँ पे एमबीएमसी या बीएमसी उसको कुछ नहीं कर सकती, उसको कोई राइट नहीं है छूने का, तो वो तोड़फोड़ नहीं कर सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? सर इसका 1/3 जो है पेमेंट करना होगा और प्रॉपर्टी नहीं नहीं, बिल्डर ने तो ले लिया पैसा आपसे, पूरा ही लिया, 1/3 भी नहीं। जो भी 1/3 हो। अभी तो 1/3 नहीं चल रहा है, अभी रेरा कारपेट का पूरा लेते हैं। एक जो नॉलेज रख लो कि रेरा कारपेट आने के बाद ये 1/3 कब चलता था? जब सुपर बिल्डअप की कंडीशन थी। अभी क्या हो गया है कि जितना बड़ा टेरेस है सबका जोड़ के ले लेंगे वो, सेम रेट ही है, ठीक है? हाँ, हाँ, और इसका ये सॉरी बालकनी बालकनी का और टेरेस का, छज्जा नहीं, छज्जा को कैलकुलेट नहीं करना। छज्जा और ड्राई एरिया, छज्जा और ड्राई एरिया कैलकुलेट नहीं करते। ड्राई एरिया समझते हैं क्या? यस सर। हेलो, पीछे वाले, जहाँ पे वॉशिंग मशीन का और धोने का, कपड़े सुखाने का, डिश वॉशर का जगह रहता है ना, वहाँ पे। और छज्जा यानी कि जो खिड़की से बाहर जो निकला हुआ रहता है 2-3 फुट का जगह, वो। अब हुआ क्या, ये यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना कि अगर ये टेरेस है तो यहाँ पे वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है बता दें आपको, कि बिल्डर अगर फ्लोर प्लान में, फ्लैट के प्लान में अगर ये टेरेस मेंशन नहीं किया है, समझ लो फ्लैट के प्लान में अगर यहीं तक का है, या फिर ये 2 फुट का बालकनी, टेढ़ा हो गया नहीं, चलो सीधा कर देते हैं इसको। सब लोग सीरियस हो गए बहुत हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं हो, हल्का फुल्का रहो। अब 2 फुट का बालकनी तो फ्लोर प्लान में है, लेकिन ये अगर एक्स्ट्रा टेरेस नहीं है और बिल्डर ने इसका भी पैसा ले लिया है, तो कस्टमर के लिए या आपको खुद को खरीदना हो या कस्टमर को खरीदना हो, वहाँ पे ये एक्स्ट्रा टेरेस का पैसा देना नहीं। क्योंकि बिल्डर क्या करेगा, बिल्डर सेल करके निकल जाएगा, सोसाइटी हैंडओवर हो जाएगी, बिल्डर के राइट्स खत्म, समझ रहे? लेकिन इस पे राइट सब किसका आ जाता है? हाँ, अभी पता चला ना किसका हो जाएगा वो। पहले बिल्डर मालिक था, अब सोसाइटी को सारा कुछ उसने पैसा लेके हैंडओवर कर दिया, अब राइट किसका हो जाएगा? ये टेरेस के ऊपर सोसाइटी का। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ना कस्टमर कर पाएगा। मालूम पड़ा जो पैसा बिल्डर को दिया है ना, वो भी गोबर हो जाएगा। बाद में भले आप केस वेस कर सकते हैं कोर्ट में जाके, फिर वो कोर्ट केस फाइल चलता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वकील सुनवाई करता रहेगा और डेट पे डेट जाता रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोर्ट कचहरी केस वकील जज चलता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। भले 10 लाख रुपया उसने, 20 लाख रुपया उसने टेरेस का लिया हो, क्या उठक बैठक चालू है आप लोगों? समझ में आया? तो ऐसा कहीं भी हो नहीं लेना, बिकॉज अभी इधर ही आकृति अप डाउन गार्डनिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? आकृति गार्डनिया पीछे, ये मेरा रोड वाले जानते रहेंगे, बाहर वाले नहीं जानते हैं। आकृति में क्या हुआ था कि डेवलपर ने 2-2.25 लाख रुपए में पार्किंग बेचा था, सब ओपन पार्किंग, ठीक है? और इसका कोई फ्लोर प्लान पे जगह नहीं था, प्लस कुछ लिखा हुआ नहीं था, ओपन पार्किंग मार्किंग करके बेचा था 2.25 लाख रुपए में। बाद में
4-5 साल के बाद भाव बढ़ने के बाद वो पार्किंग हो गया 4.5 लाख का। संदीप, हेलो। अब सोसाइटी में 2 लोग इसके अगेंस्ट हो गए। पहले तो एक ही आदमी इसके अगेंस्ट हुआ कि हम लोग जो है सो ओपन पार्किंग का क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लीगल में कोई नॉर्म्स ही नहीं है ओपन पार्किंग का। कवर्ड पार्किंग रजिस्टर्ड होके आता है और पार्किंग बिल्डर जो लिख के दे रहा है वो दे रहा है, बाकी बिना लिखित में पार्किंग 2.25 लाख रुपए में बेचा था 2.25 लाख में, और 4.5 लाख रुपए होने के बाद 2 लोग सोसाइटी के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, अब 2 लोग जैसे अगेंस्ट हुए तो जितने लोगों की घर पार्किंग नहीं था सब के सब का एक ग्रुप बन गया और सब लोग सोसाइटी के अगेंस्ट हो गए। 5 लोग 6 लोग मिलके केस डाल दिए वहां पे रजिस्ट्रार में जाके। फिर रजिस्ट्रार वाले आए और जितना ओपन पार्किंग का नंबर वंबर मार्किंग वार्किंग था सब आके मिटा दिया। पार्किंग ओपन पार्किंग का वैल्यू ही खत्म कर दिया। तो जो चीज एग्रीमेंट में नहीं हो, जो चीज फ्लोर प्लान में नहीं हो, उसके ऊपर सोसाइटी कभी भी कब्जा ले सकती है। हेलो, कभी भी बिल्डर अगर फ्लैट का पैसा ले रहा है, टेरेस का पैसा ले रहा है, तो देख लेना कि ब्लूप्रिंट में, फ्लोर प्लान में वो चीजें मेंशन होना चाहिए। अभी 2 केस हो गया है मेरे पास ही, दोनों केस आ गए, एक रीसेल में आ गया, एक नए में आ गया। सोसाइटी टेरेस को अपने अंदर ले रही थी, इसके चक्कर में उस कस्टमर ने फ्लैट भेज दिया दूसरे को। क्या होता है ना, सोसाइटी कोई भी काम करती है तो प्रोसेस करने में महीना 2 महीना 3 महीना लगता है, समझ रहे। लेकिन वो 2 महीना 3 महीने के पहले ही उसने 5 लाख रुपए कम करके फ्लैट भेज दिया। 20 लाख रुपए टेरेस की कीमत थी, दूसरे को टिका दिया, वो बेच के निकल गया। अब जिसने लिया है ना वो फंस गया है, क्योंकि सोसाइटी ने उसको अंडरटेक कर लिया है, टेरेस को अपना मीटिंग हॉल बना दिया, उसका बाहर से सीढ़ी बना दिया है जाने के लिए, और जिसने वो टेरेस का पैसा दिया उसका तो पैसा गया। ये फंडा याद रखना कि कहीं पे भी अगर फ्लैट प्लान में अगर टेरेस का प्लान नहीं है तो उसको पैसा बिल्डर को दिलवाना ही मत। अगर दे रहा है तो तुरंत बोलो कि भाई मेरे को फ्लोर प्लान में डाल के दे, और फ्लोर प्लान का वैल्यू तभी है जब वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो रहा है ना। तो फ्लोर प्लान चाहिए, क्योंकि रजिस्टर होने से पहले रजिस्ट्रार 4-5 चीज़ तो देखता ही है। फ्लोर प्लान देखता है, इंडेक्स 2 का पेज देखता है, एड्रेस देखता है, बाकी गवर्नमेंट के नॉर्म्स सब सेम ही होते हैं। खाली यही 5-6 पेज के ऊपर, 10 पेज के ऊपर बहुत बारीकी से काम करता है कोई भी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार का असिस्टेंट रजिस्टर करने से पहले। तो अपने यहाँ से कोई ऐसा गलती ना हो, इसके लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। कितने सोसाइटी में ओपन पार्किंग खत्म कर दिया गया है। सोसाइटी हैंड ओवर होने के बाद बिल्डर तो बना के बेच के निकल गया, पैसा लेके निकल गया। सोसाइटी में 5-10 लोग अगेंस्ट हुए, पूरे उनके ओपन पार्किंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। ठीक है, कुछ सवाल? अरे यार ये तो चार्ज नहीं है। हाँ, अभी रेरा में जो हम लोग 2 हफ्ते से डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ सवाल लेते हैं, उसी का जवाब भी आपसे लेंगे। आजकल कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में चल रहा है कि डेवलपर 1 से 2 साल पहले ही पोजीशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हाँ मुस्तफ़ा, उनका जो 70% आ जाए, एस्क्रो अकाउंट में जो 70। अच्छा, कितने लोग को मालूम है कि 1-2 साल पहले नहीं मालूम है वो लोग हाथ उठाइए ना। 1-2 साल पहले क्यों देते थे पोजीशन? जो लोगों को नहीं मालूम है वो लोग हाथ उठाइए। तो नए लोग भी नहीं उठा रहे यार। सबको मालूम है कि 1-2 साल पहले क्यों दे रहे हैं? क्या क्यों दे रहे हैं पोजीशन सौरभ? वाह, एक नंबर। और कौन है? अनिर्वाण?
समझ में आया? बहुत बढ़िया। 1-2 साल पहले इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 70% पैसा जो स्टक है वो जल्दी से उनको रिलीज हो जाए। सब पढ़ लिख के बुद्धिमान लोग हो गए। अच्छा, ईओआई का बेनिफिट डेवलपर को क्या होता है? ईओआई का डिस्कशन मैंने गए 1 महीना पहले बैठा था मैं, तो हमने किया था। ईओआई क्या होता है पहले मालूम है क्या? कितने लोग को नहीं मालूम है ईओआई क्या होता है? हाँ, ये सब नए लोग ही हाथ उठा रहे हैं सिर्फ। चलो ईओआई का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर जो नए लोग हैं वो सीख जाएंगे, पुराने लोग बताएंगे। बताओ ना अमूल भाई, ईओआई क्या होता है? ईओआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मुझे आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। अब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्यों जरूरी है? क्या होता है कि प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले, कौन था? प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले डेवलपर एक ओपन विंडो करते हैं कि भाई हमारा अभी ईओआई फेस है, और इससे बिल्डर को फ़ायदा क्या होता है वो थोड़ा डेप्थ में समझेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ईओआई का क्या बेनिफिट होता है बिल्डर को और क्या नुकसान होता है, कस्टमर को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है ना। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये हो गया कि वो पहले से ब्रोकर लोग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं उसको कि भाई आपके पास इंटरेस्टेड कस्टमर है तो ईओआई उठाना शुरू करो। कितने कितने लोग हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट हैं फ्लैट खरीदने के लिए, उनका एक ईओआई चेक लो। वो चेक नॉन डिपॉजिटेबल रहता है ना, वो डिपॉजिट नहीं कर सकते डेवलपर। रेरा के पहले का ही ज़्यादातर ये सब चलता है। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का तो मतलब ये हो गया। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का समझ लो कि बिल्डर के पास 2000 फ्लैट है ना, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, 2000 फ्लैट है। अब यहीं पे ईओआई पे ही वो डिसाइड हो जाता है कि ईओआई उसने जो भाव से उठाया है वो भाव से भाव कम करना है कि सेम रखना है। क्या होता है, ईओआई जो बिल्डर उठाते हैं ना वो एक ठीक ठाक अच्छे भाव से उठाते हैं। मतलब समझ लो कि अगर मेरा रोड का जनरल वैल्यू अगर 14,000 का है तो वो लोग उठाएंगे ईओआई 15,500 में या 15,000 में। ईओआई का मतलब समझ में आ गया ना सब लोग को? हेलो, 15,000 में वो ईओआई उठा रहे। अब उस टाइम तो डिसाइड हो गया, कस्टमर को बोल दिया गया है कि 15,000 के भाव हम लोग अच्छा खासा इसमें नेगोशिएट करेंगे, 1-2 हज़ार रुपये तोड़ेंगे जब हम लोग लॉन्च करेंगे। तो अभी आप सिर्फ चेक दे के रखो, उस टाइम पे जो बेस्ट प्राइस होगा उसमें हम लोग लॉन्च करेंगे। फिर हम चेक इन तभी करेंगे जब हम भाव खोलेंगे और फ्लैट नंबर कंफर्म करेंगे। हेलो, अब समझ लो कि 2000 फ्लैट उसके पास है और ईओआई आ गया 2000 ईओआई का चेक आ गया, तो क्या लगता है बिल्डर भाव तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। 300 ईओआई आया, तब क्या करेगा बिल्डर? बस ईओआई का कॉन्सेप्ट जो है ना इसी चीज के लिए लाया हुआ है कि मैं बिल्डर क्या है, कोई भी चीज लाते हैं ना तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई वजह नहीं होता, वजह आपको समझना पड़ेगा। बिल्डर ईओआई इसीलिए कलेक्ट करता है ताकि उसको पता चलता है कि हमारे प्रोजेक्ट का डिमांड पब्लिक में कितना है। चल रहा है इधर, ये चालू है, समझ में आ रहा है? उसके प्रोजेक्ट का वैल्यू उसको पता चलता है कि अगर मैं बेचने जाऊंगा तो भाव कम करूं। अच्छा, ये जो 300 ईओआई उठता है ना, यहीं से उसको सब अंदाजा मिल जाता है कि मेरे प्रोजेक्ट का डिमांड क्या है, मैं इसमें
क्या सबवेंशन लेके आऊँ, क्या मैं इसमें CLP लेके आऊँ, क्या मैं अलग अलग स्कीम लेके आऊँ, ताकि हमारा प्रोजेक्ट का डिमांड ज़्यादा हो और बिके। विदाउट EOI का उसको अंदाज़ा नहीं मिलता है, इसीलिए EOI का कॉन्सेप्ट लाया गया है। हेलो, पल्ले पड़ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो हाथ उठाना, बात करेंगे हम लोग। EOI का कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? लोधा ने, है ना। फिर गार्डियंस ने कॉपी किया और सब जगह रखने लग गया, और वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि गार्डियंस को कमीशन कितना मिलेगा, बिल्डर को कितना, कौन सा स्कीम लाना है, भाव कम करना है कि नहीं करना है, कितना फास्ट माल सेल होएगा, कितना फास्ट प्रॉपर्टी सेल होएगा, कितने दिन में सेल होएगा। EOI का पीछे बहुत सारा वजह है जिसके वजह से लोग EOI लेके आए। ज़्यादातर इन्वेस्टर को आप देखेंगे ना तो EOI पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते वो लोग, और EOI पे ले भी लेते हैं तो जब फ्लैट लॉन्च होता है तब जाके कैंसिल कर देते हैं। अगर समझ लो EOI आ गया 2000 के सामने, 2000 EOI आ गया 2000 फ्लैट के सामने, तो वो समझ जाता है कि भाव टूटने वाला है नहीं, यहाँ से आउट हो जाओ। हेलो, और अगर 2000 फ्लैट है, 2000 के सामने अगर 300 EOI आया तो समझ जाता है कि ये कम से कम 1000-2000 रुपये टूटेगा। अगर 15,000 में इसने लॉन्च किया है, 15,000 में इसने EOI उठाया है, तो ये 13,500 13,000 तक ये टूटेगा। ये EOI का कॉन्सेप्ट प्लस अलग अलग स्कीम भी लाएगा। आप देखेंगे ना लॉन्चिंग के बाद ही ज़्यादातर स्कीम रिवील होता है, EOI पे कोई स्कीम नहीं देखने को मिलेगा। हुआ है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा है? हुआ है ना? हुआ है क्या? होना ही है, होता ही यही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसका। ज़्यादातर स्कीम, ज़्यादातर भाव चढ़ेगा कि टूटेगा, कि स्कीम आएगा कि नहीं आएगा, वो बिल्डर को तभी मालूम पड़ जाता है कि मेरी प्रोजेक्ट की औकात क्या है। तो EOI पे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करवा दो, उनको अच्छा खासा। अच्छा, दूसरा क्या है EOI का फ़ायदा? बिल्डर जहाँ तक बताते हैं कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा प्रोजेक्ट चॉइस का, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन पहले विंडो ओपन करते हैं, पहले जिसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे भी अगर बायर भी आते हैं ना तो उनके लिए भी दे देते हैं। ये खाली एक बोलने की चीज़ है, और ये आकर्षण का विषय है, ये आपको कस्टमर से शेयर भी नहीं करना है, ये आपके नॉलेज के लिए खाली आप रख लो। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि आप EOI दो, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा फ्लैट का व्यू चॉइस करने के लिए, फ्लोर चॉइस करने के लिए, है ना। कस्टमर के सामने भी आपको यही रखना है, बट एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। ये आप अपने नॉलेज के लिए रख लो कि अगर कस्टमर जिस दिन ओपन किया इसने बुकिंग विंडो, और उस दिन ही सेम कस्टमर आ जाता है, बोलता है मेरे को आज क्या आज ही अगर बुक करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाली EOI वाले को प्रायोरिटी देंगे, उसको भी ले लेते हैं। EOI वाले को अगर अलग से वैल्यू नहीं देंगे तो कोई EOI देगा ही क्यों? समझ में आ रहा है? अगर वो वैल्यू दिखाएंगे नहीं तो कोई EOI क्यों देगा? इसलिए वो वैल्यू दिखाई जाती है। अपने को तो पूरा फॉलो करना है। जो भी कस्टमर आ रहा है, सर नॉन डिपॉजिटेबल चेक देना है, आप दे के रखो, 10, 20, 30 जितना EOI उठाना है उठा लो। जिनका बुकिंग होने वाला है 15 दिन में, 10 दिन में, उनका भी उठा के रखवा दो। क्या मालूम 2000 फ्लैट के सामने 200 EOI आया है, बिल्डर टूट जाएगा अच्छा खासा, और वो भाव कम करेगा और अच्छे भाव में लॉन्च करेगा। लेकिन ये लोग रिवील नहीं करते हैं, जब तक कि लॉन्चिंग डेट नहीं आ जाता तब तक रिवील नहीं करते कितना EOI आया है ना। एक और चीज़ें, ये सीक्रेट है, आप भी लोग भी जानते रहेंगे, यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ कि EOI अगर 300 आता है, बताते हैं कि 1500 आया है ना।
और बाद में जाके भाव भी तोड़ते हैं। अगर 1500 EOI आया है, 1500 या 2000 फ्लैट के सामने, तो भाव अगर तोड़ रहा है तो समझ लो वो झूठ बोल रहा है। जनरली ऐसा होता है कि EOI कभी भी 1/4 1/3 के अलावा आता ही नहीं है। अगर समझ लो 2000 फ्लैट है तो मुश्किल से 500 EOI आता है, क्योंकि सबको ही मालूम है कि फ्लैट अभी मिलना है नहीं, भाव मिलना है नहीं। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए दे देते हैं, बट वो तो पता चलेगा लॉन्चिंग के बाद ही, समझ रहे हैं? तो आदमी तो अंधेरे कुएं में ही दे रहा है उसको, सब क्लियर होगा तो वो बहुत सारे कस्टमर तो बोलते हैं जिस टाइम लॉन्च होगा ना उसी टाइम देंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब हो गया कि भाई मैं आपके फ्लैट में, प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए एक नॉन डिपॉजिटेबल चेक आपको दे रहा हूँ। यहाँ से बिल्डर के अपने प्रोजेक्ट का अवगत मिलता है उसको। अभी कुछ बातें मैंने कहा है जो आपको कस्टमर से शेयर करना है, और कुछ बातें अपने नॉलेज तक ही रखना है, उसको शेयर नहीं करना है, नहीं तो मालूम पड़ा कस्टमर आपसे ज़्यादा आगे चलने लग जाएगा। तो ये भी देखना है कि कहाँ तक आपको बात करना है और कहाँ तक नहीं करना है ना? और एक चीज़ तो और मार्केट में देखा गया है कि डेवलपर का कोई स्कीम, कोई एक्स्ट्रा बेचने का प्रेशर नहीं लेता। अगर उसका प्रोजेक्ट प्राइम लोकेशन पे है, क्लियर टाइटल है, तो कोई EOI वगैरह भी नहीं रखता है। आपने देखा होगा बहुत सारे डेवलपर ऐसे हैं कि EOI POI कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको मालूम रहता है कि मैं जहाँ बैठा हूँ ना सोने के ढेर पे बैठा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट बिकना ही बिकना है। ये भी आप कस्टमर के सामने रख सकते हैं कि साहब इनको कोई स्कीम की ज़रूरत नहीं है, इनका डिमांड ऐसे ही है, आर्टिफिशियल डिमांड की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे कई प्रोजेक्ट ऐसा बेचा है, कोई स्कीम जिसमें नहीं है ना वो प्रोजेक्ट ज़्यादा बिकता है, क्योंकि वो ऐसे लोकेशन पे है, ऐसे उसका डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसी सुविधाएं हैं कि पब्लिक वहाँ पे सामने से जा के लेती है। कितने डेवलपर को मैं देखा हूँ मार्केटिंग भी नहीं करते, है ना? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको अपने काम पे ही इतना भरोसा है, काम ही वो इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे पूरा फ्लैट बिक जाता है उनका। तो कस्टमर को कन्विंस करने के लिए ना ये पॉइंट बहुत बड़ा मुद्दा है कि अभी देखो बहुत सारे डेवलपर जिसमें सालासर है, USD है, ऐसे हैं जो देखो ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते लोग। सालंगपुर ग्रुप है, सालासर ग्रुप है, USD ग्रुप है, इन लोगों को बहुत कम मार्केटिंग कोशिश। देखो कोई करीना कपूर या इसको उसको बुलाते नहीं है बेचने के लिए, ऐसे ही वही जाते हैं। उनका नाम ऐसा है, काम ऐसा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, एक ही कस्टमर 5 कस्टमर को लेके आते हैं। EOI का, स्कीम का, उसके पीछे का वजह समझ में आ रहा है ना? जहाँ पे ज़्यादा स्कीम हो कस्टमर को वहाँ से तुरंत मूव करके आप अपने देखो सेल्स में, जहाँ तक का कहना है कि सेल्स में फंडा एकदम क्लियर है। पहले तो सामने वाले को कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करने के बाद कंफ्यूज कर दो उसको, कंफ्यूज करने के बाद फिर क्या होता है? कंट्रोल। किसी को कंट्रोल करना है ना तो सिंपल फार्मूला इतना ही है, पहले उसको कम्युनिकेट करो, बातचीत करो, बातचीत करने के बाद उसको कंफ्यूज कर दो, इधर उधर, सर ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, ऐसा है वैसा है, और फिर उसको कंट्रोल में आ जाएगा। फिर बताओ आप क्या करें? फिर बोलो चलो मैं दिखाता हूँ एक नंबर चीज़, जाके वहाँ पे क्लोज। ये फॉर्मूला लिख लो, कम्युनिकेट, कंफ्यूज और कंट्रोल।
सेल्स में बहुत बड़ा ये ब्रह्मास्त्र है ये। इसके ऊपर हजारों वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जाके देखना, वहाँ समझ में आएगा आपको। मतलब समझ में आया क्या ये तीनों शब्द का? हेलो। और आप देखेंगे ना, जाने अनजाने में आप लोग रोज ये काम कर रहे हैं, जाने अनजाने में रोज ये काम कर रहे हैं। जितने लोग क्लोजिंग हो रहा है ना, जितने लोग डील कर रहे हैं ना, वो जाने अनजाने में ये कर ही रहे हैं। इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता है। पहले बातचीत करते हैं, फिर ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं, इसमें ये स्कीम नहीं, उसमें स्कीम नहीं। कस्टमर खुद ही बोलता है कि यार मैं जितना काम कर रहा हूँ मेरे से ज़्यादा तो यही काम कर रहा है। लास्ट में वो एक लफ्ज़ पे इतने, अभी आप बताओ कौन सा अच्छा है। फिर आप उसको अपने पसंद का प्रोजेक्ट दिखाते हैं, वहाँ जाके क्लोज कर देते हैं। ऐसा हुआ है क्या? हेलो। ये देखो कल का ताज़ा ताज़ा केस है। मैं यहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल के साथ बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग रोज कर रहे हैं ये काम। कस्टमर को तो क्या है यार, कुछ मालूम थोड़ी रहता है। वो तो आते हैं, चलो घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, बस। बहुत करते तो हमारा वीडियो देखते हैं, कुछ चीज़ पे फोकस्ड होते हैं, उसके बाद तो फिर क्या है, फिर कम्युनिकेशन कंफ्यूज। और कुछ शब्द का नाम लो। हेलो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा ऊपर हाथ उठाओ, समझ में आऊंगा मैं। और चुपचाप मत रहो। ये फंडा क्लियर हुआ क्या जो समझाया अभी 5 मिनट के अंदर? नयन भाई रोज करते हैं। और क्या है? जोशी भाई आपने किया है कभी? पुरानी से उठाकर ज्ञान में डाला है। इसके बगैर तो सेल्स पॉसिबल ही नहीं है, सेल्स संभव ही नहीं है। झूठ, सेल्स में एक और ब्रह्मास्त्र, झूठ बोलना नहीं, और सच छुपा लेना है। सच छुपा लेना, इसका मतलब समझ में आया सबको? झूठ गलती से बोलना नहीं, झूठ बोल देगा तो विश्वास टूट जाएगा। और सच छुपा लेना है। सच छुपा लेना मतलब है, हाँ, नेगेटिविटी बताना नहीं, है ना? कुछ मजा आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या कुछ? अच्छा, कितने लोग को ये पता है बिल्डर सबवेंशन वर्सेस बैंक सबवेंशन? कितने लोगों को मालूम है इसका फर्क क्या है और क्या फायदा क्या नुकसान है? हेलो, किसी को नहीं मालूम है? एक करण भाई हाथ उठा रहे हैं। और सब एक्सपर्ट लोग हैं यार, ऐसा चलेगा कैसा है? बिल्डर सबवेंशन बैंक सबवेंशन के बारे में डिफरेंट नहीं बताएंगे, कैसे कस्टमर हैंडल करेंगे यार? मालूम है? अभी हम लोग यहाँ 50 लोग 40 लोग बैठे होंगे, जिसमें 2 ही लोग हाथ उठा रहे हैं। चलो,
क्या है करण भाई बताओ थोड़ा शॉर्टकट में, ले लो माइक ले लो, करण भाई को सुनते हैं। सर ये एक प्रकार से स्कीम है। खड़े हो जाके सिखाओ यार, खड़े होकर सिखाओ ना। हाँ ये एक प्रकार से स्कीम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट भी वो अप्लाई होता है जहाँ पे ओसीसी या मेरे को सिर्फ ये सब कुछ नहीं सुनना है, मेरे को जानना है, सुनो सुनो सुनो, मेरे को जानना है बिल्डर सबवेंशन और बैंक सबवेंशन में क्या फर्क है और उसका क्या फायदा नुकसान है। बिल्डर सबवेंशन जो है वो एक ऑप्शन देता है कस्टमर्स को पेमेंट प्लान को लेकर, जिसमें माइनस पॉइंट ये है कि जो रेट होता है पर स्क्वायर फीट का उसमें नेगोशिएशन बहुत कम हो जाता है ये ऑप्शन में चूज करते हैं तो। बिल्डर सबवेंशन बैंक सबवेंशन में क्या फर्क है? बिल्डर सबवेंशन में बैंक सबवेंशन में जो है बिल्डर इंटरेस्ट पे करता है हाँ और क्लाइंट को इनिशियली पे करता है, फिर एक फिक्स रेट रखते हैं, उस रेट में बिल्डर जो है एंटर कर देता है क्लाइंट को कोई इंटरेस्ट अमाउंट, वो मंथली भी होता है कहीं पे क्वार्टरली भी होता है। और बिल्डर सबवेंशन में ये डायरेक्ट क्लाइंट और बिल्डर के बीच में ही ट्रांजैक्शन होता है। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि बताऊं मैं? अच्छा ऊपर से गया। बताइए सर, बताइए सर। अरे तुम ऐसा बोलता है यार। इसलिए बोल रहे सर, पता है। हाँ मेरे करण भाई कॉन्सेप्ट समझ गए। अच्छा इसका फायदा और नुकसान नहीं बताया यार। हाँ वो भी सुनना चाह रहा हूँ। नुकसान तो सर ये है कि नुकसान ये है कि जो नेगोशिएशन होता है उसमें बहुत मान सम्मान बढ़ जाता है जब सबवेंशन ऑप्शन देते हैं तो, चाहे वो बैंक हो या बिल्डर हो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा रेट और ये भी होता है कि उससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। थोड़ा सा रेट अमोल भाई इस पे सही गए अमोल भाई। अच्छा वो रेट ठीक है बैठिए बात कर देते हैं। ये मालूम पड़ गया करण भाई को आधा मालूम था और आधा अमोल भाई ने बताया। थोड़ा सा शांति से समझ लेते हैं, इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट लेंगे। बिल्डर सबवेंशन में सब लोग यार सो रहे लगता है, लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं। देखो बिल्डर सबवेंशन में क्या होता है ना और बैंक सबवेंशन में क्या होता है, बैंक सबवेंशन में जब बुकिंग आप करवाते हैं ना कस्टमर का, तो कस्टमर का लोन जब बुकिंग के टाइम पे ही कंफर्म हो जाता है कि भाई इसकी इतनी कैपेसिटी है, इतना ये ईएमआई पे कर सकता है, समझ रहे? लेकिन अगर बैंक सबवेंशन या बिल्डर सबवेंशन 1090 का है, 1090 का मतलब कौन कौन नहीं समझते हैं? सब लोग समझते हैं? ठीक है। 1090 मतलब 10% अभी देना है, 90% ऑन पोजीशन देना है जब चाबी हैंडओवर होगा तब, ठीक है। अब बिल्डर सबवेंशन में पूरा पैसा बिल्डर को लगाना होता है, तो वहां पे लोन का कंफर्मेशन बायर का नहीं चाहिए। अभी अगर समझिए 1 CR का फ्लैट है और इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन 15% है, यानी कि 1.15 CR उसका ऑल इंक्लूसिव जाता है। हेलो आप अंदर बात करो। हाँ 1,15,00,000 रुपए इसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस जा रहा है, बराबर। तो अगर वो 1090 के स्कीम में है तो कितना पे करना पड़ेगा? हेलो थोड़ा कैलकुलेट करो एक्सपर्ट्स। 1 करोड़ का फ्लैट है, 15% ऊपर से रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी मतलब लिखाई पढ़ाई सब 15 लाख रुपया है, तो ऑल इंक्लूसिव पैकेज हो गया 1,15,00,000। तो इनिशियली ऑन बुकिंग कितना उसको देना पड़ेगा? 15 हैं? 10% एग्रीमेंट वैल्यू पे 10%। टोटल अभी पैसा कितना देना है उसको? कुछ बताओ यार हिसाब किताब, थोड़े डेप्थ में जाओ ना। क्या मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। 1 करोड़ का फ्लैट है गणेश भाई,
15 लाख रुपए उसका एक्स्ट्रा चार्जेस है, टैक्सेशन वैक्सेशन, तो पैकेज हो गया 1,15,00,000 का। और 1090 का स्कीम है, तो बुकिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन यानी कि एग्रीमेंट आने तक का कितना पैसा चाहिए? अंदाजे पे मैं चलो एक्यूरेट तो दे रहा हूँ हिसाब। 25 लाख। हाँ, अभी ये 25 लाख कौन बोल रहा है भाई? इतना देरी में क्यों समझ में आ रहा है यार? इतना आसान हिसाब है। 1 करोड़ का 10% हो गया 10 लाख रुपया, प्लस ये 15 लाख रुपया 25 लाख रुपया हो गया। इतना मतलब कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ठीक है, 25 लाख रुपया उनको अभी इनिशियल देना है, बराबर। बाकी लोन कितना होएगा? 90 लाख रुपया। आप लोग ने मेरे साथ में ना 100% रहो तो ये कैलकुलेशन और स्कीम समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल में घुस जाते हैं, जेब में घुस जाते हैं, बीवी का फोन आ रहा है, गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। बीवी गर्लफ्रेंड सब वैल्यू देगी जब कमाएगा तब, नहीं कमाएगा तो घंटा कोई पूछने वाला भी नहीं है। नया नया चीजें अच्छा लगता है बस, है ना। 90 लाख रुपए उसका कब देगा? वो लोन अमाउंट है ना। अब बिल्डर सबवेंशन, बैंक सबवेंशन में क्या होता है? देखो, बैंक सबवेंशन में डेवलपर आपके बिहाफ में ना पैसा बैंक से लेता चला जाता है। जो हर एक कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे होते जाएगा, फ्लोर यानी कि स्लैब जैसे जैसे बनते जाएगा ना, जैसे जैसे उसका आर्किटेक्ट डिमांड भेजेगा वैसे वैसे वो पैसा बैंक से लेते चला जाता है। समझ में आ रहा है? जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट। लेकिन आपको उसने क्या बोल रखा है कि भैया अभी आप 10% दो, बाकी का आप जब चाबी दूंगा तब देना, या फिर उस टाइम से आपका EMI चालू होगा। तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो 3 से 4 साल का पीरियड है बिल्डिंग बनने का, इसके बीच में जो भी उसने पेमेंट लिया है बिल्डर ने बैंक से आपके फ्लैट के बिहाफ में, समझ रहे हैं, उसका इंटरेस्ट बिल्डर खुद पे करता है। समझ में आ रहा है? बिल्डर पे करता है, और वो जो इंटरेस्ट अमाउंट रहता है ना, वो आपके फ्लैट के ऑल इंक्लूसिव पैकेज अगर 1,15,00,000 है और वो 4 साल का इंटरेस्ट अगर एक्स्ट्रा 10 लाख रुपया है, तो 1,15,00,000 प्लस 10 लाख कितना हो जाएगा? 1,25,00,000 रुपये। यहाँ पे ये 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। किसका? कस्टमर का। अपने बाप का क्या जाता है? अपने को जितना बड़ा होएगा उतना ज्यादा अपने को ब्रोकरेज मिलेगा, लेकिन नहीं, कस्टमर का यहाँ पे 10 लाख रुपया। लेकिन नुकसान कुछ नहीं है, अभी कस्टमर को पसंद है तो वो वहां लेगा ही लेगा। दूसरा, बिल्डर सबवेंशन। बिल्डर सबवेंशन में क्या होता है कि बिल्डर को कोई बैंक में पैसा भरना नहीं है। आप देखेंगे मार्केट में जाने के बाद, बैंक सबवेंशन अगर 100 जगह रहता है तो एक आध जगह बिल्डर का सबवेंशन रहता है। बिल्डर सबवेंशन में मिरावट में कोई प्रोजेक्ट है अभी? है ना। मतलब गिन चुन के ऐसे ही होगा कि 100 प्रोजेक्ट अगर बन रहा होगा, 50 प्रोजेक्ट अगर बन रहा होगा, तो एक में बिल्डर का सबवेंशन होगा। है बिल्डर सबवेंशन है ना। बिल्डर सबवेंशन के लिए क्या रहता है कि बिल्डर को फाइनेंसर अगर खुद के पास पैसा नहीं है तो इन्वेस्टर उसको लेना पड़ता है, साथ में उसके साथ पार्टनरशिप करना पड़ता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अगर समझ लो 500 करोड़ रुपए बिल्डर के पास है, तो 500 करोड़, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 500 करोड़ रुपए उसको इन्वेस्टर से उठाना पड़ेगा, उसके साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, जेबी में पार्टनरशिप करना पड़ेगा, तभी वो बिल्डर सबवेंशन दे सकता है। अदरवाइज बैंक सबवेंशन में तो उसको पैसा मिलता चला जा रहा है हर एक CLP पे। तो यहां पे क्या होता है ना, कस्टमर का कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जाता है, बिल्डर खुद ही दे रहा है, बैंक से पैसा लेना नहीं है उसको। तो यहां पे उसका सेम पैकेज 1,15,00,000 में उसका काम हो जाएगा।
हेलो, यस सर। लोडिंग तो बढ़ जाता ना, हैं? लोडिंग तो बढ़ता है ना थोड़ा तो, क्या लोडिंग? नहीं अमाउंट बढ़ जाता ना बिल्डर का भी। बिल्डर सबवेंशन में सेम अमाउंट में आपको मिलेगा, चाहे आप पैसा अभी दो चाहे आप पैसा लास्ट में दो, बिल्डर सबवेंशन में नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण गार्डन में जैसे कि 1 लाख के 7 या 8 लाख रुपये ऊपर हुआ, तो वो फिर बैंक सबवेंशन है वो। सर बिल्डर सबवेंशन में रेट बढ़ जाता है, 1200 से 1500 रुपये ऊपर हो जाता है। तो फिर बिल्डर वो ले रहा है जबरदस्ती। ऐसा क्या होता है, बिल्डर सबवेंशन में उसको पैसा बैंक में भरना तो है नहीं, लेकिन अगर कस्टमर को फैसिलिटी चाहिए तो बैंक में नहीं भरना है, लेकिन अब बिल्डर अगर ले रहा है ना एक्स्ट्रा तो वो उसका फायदा ले रहा है, तो उसमें कोशिश करने का कि भाई आपको ये 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा अभी से ही लोन करा लो और EMI चालू करवा लो, आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा। दो कॉस्ट शीट होती है, CLB में 22,000 पर स्क्वायर फीट है और बैंक सबवेंशन में 24,000 24,000 per ऐसा लोग रहेगा। अगर बिल्डर सबवेंशन है ना तो उसमें ये फायदा आप दिखा सकते हैं और सामने वाले बिल्डर से डिस्कस भी कर सकते हैं कौन सा तुमको बैंक में इंटरेस्ट देने का है। मेरा यहाँ ये सब्जेक्ट रखने का मीनिंग क्या है मालूम, जब आप कस्टमर को बुकिंग कराने जाते हो ना तो आपको ये मालूम होना चाहिए फाइट करने के लिए। आपको नियम नहीं मालूम रहेगा ना, आपको चीज़ें पता नहीं रहेगी ना, तो आप ठीक है भैया आओ राम जाओ राम, आप लड़ाई नहीं कर पाओगे। कितने सारे ऐसे आपको बता दूं CP है, ब्रोकर है, जो ना बिल्डर से नहीं फाइट करने के चक्कर में उनका ब्रोकरेज डूब गया है, 5-5, 10-10 लाख रुपया डूब गया है, 20-20 लाख रुपया डूब गया है, 4-4 महीने साल भर की मेहनत उसकी बर्बाद हो गई है। उसका सिंपल इतना ही वजह है कि थोड़ा सा उन्होंने कॉन्फिडेंस और विल पावर दिखाया नहीं, फाइट नहीं किया, लड़ा नहीं। यहाँ पे आप डेवलपर से लड़ सकते हो कि भाई आपको कोई बैंक, तो बैंक बिल्डर सबवेंशन रखा ही क्यों है फिर, जब आपको पैसा लेना ही है तो आपको पैसा सामने बैंक में तो भरना है नहीं। अच्छा, बैंक सबवेंशन कैसे पता चलेगा कि रियल बैंक सबवेंशन की बिल्डर सबवेंशन है? उसका एक ही फंडा है, बुकिंग जैसे हो रहा है ना, बुकिंग के दौरान ही तुरंत बोलेगा कस्टमर का लोन देख लो, लोन का फाइल दे दो, लोन करवा दो। उनको बोल देंगे आपको अभी EMI नहीं पे करना है, EMI आप जब कुछ आगे लेंगे तब पे करना है, लेकिन लोन अभी हो जाएगा आपका। प्री EMI अलग चीज है, उस पर मैं आता हूँ। प्री EMI का ही फंडा आप लोग जानना जरूरी है। कितने लोगों को मालूम है कि प्री EMI और EMI क्या होता है? हेलो, प्री EMI और EMI में क्या डिफरेंस होता है? आते हैं उस पर, पहले ये सब्जेक्ट खत्म कर लेते हैं। अच्छा, बैंक सबवेंशन बिल्डर सबवेंशन का फंडा समझ में आया सबको? क्या डिफरेंस होता है, कस्टमर को क्या नुकसान है? ज़्यादातर देखा जाए बिल्डर सबवेंशन में अपना ब्रोकरेज नुकसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पैकेज प्राइस कम बनता है ना, लेकिन कोई नहीं, कस्टमर प्रायोरिटी है। अगर कस्टमर के पास दो ऑप्शन हो कि सर यहाँ बैंक सबवेंशन है, यहाँ का बिल्डर सबवेंशन है, अगर वो बिल्डर सबवेंशन में जाना चाहे तो सबसे पहले उसको वहाँ पे बुक करवा के बिल्डर सबवेंशन में जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है ना उसमें आप फाइट कर सकते हो। अगर समझ लो एक्स्ट्रा पैसा 10 लाख रुपया लग रहा है तो उसका 5 लाख रुपया आप तोड़ सकते हो। ये आपके पास नेगोशिएशन का उम्मीद है। इसका डेप्थ जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप डेप्थ समझ जाओगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं इसके ऊपर डिस्कस कर सकता हूँ। आप डेवलपर से बात कर सकते हैं ना कि भाई 10 लाख रुपए तुझे एक्स्ट्रा ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? तुझे बैंक में भरना है नहीं, तेरा खुद के पैसे से बनाना है, तो तू 10 लाख की जगह पे 5 लाख ही ले ले। हेलो, बराबर ना? डिस्कस तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या होता है उसका डेप्थ में काम क्या होता है पैसे का, क्यों वो भाव बढ़ाते हैं, क्यों भाव कम करते हैं। अभी मैं पूछा तो 2 ही जन ने जवाब दिया, एक को इधर करण भाई ने जवाब दिया और एक अमोल भाई ने जवाब दिया। अभी सब लोगों को जवाब मिल गया इसका कि बिल्डर सबवेंशन और बैंक सबवेंशन क्या होता है और कितना फर्क है, क्या उसका फायदा है, क्या उसका नुकसान है। हेलो, करण भाई क्लियर हुआ? अच्छा, अब प्री EMI और EMI क्या है?
आप बैंक से थे ना, हाँ इसीलिए आपको पता है। हाँ, और तो ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है, कितने लोगों को पता है? खाली हाथ उठाइए ना। हाँ, सब लोगों को। इक्वल मंथली क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट नहीं है भाई, कौन इंटरेस्ट कर रहा था? मैं कान तक आवाज़ तो आ रही थी, आप ही थे। इंटरेस्ट हो रही है, इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि इंटरेस्ट कितना भी बढ़ जाए लेकिन मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल ही रहेगा। कभी कभी होता है ना, आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, हाँ हाँ, घटना बढ़ना चलता रहता है। अगर आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो ऐसे परिस्थिति में इंस्टॉलमेंट तो इक्वल ही है, तो क्या करेंगे, उसका टेन्योर बढ़ा देते हैं, पीरियड बढ़ा देते हैं। अगर 20 साल का लोन है तो उसको 22 साल कर देंगे पैसा रिकवर करने के लिए, लेकिन ये इक्वल ही रहेगा, है ना। अच्छा, प्री ईएमआई कब स्टार्ट होता है और ईएमआई कब स्टार्ट होता है, ये समझ जाएं। प्री ईएमआई मतलब जब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बिल्डिंग का पोजीशन नहीं हुआ है, तो जब तक बिल्डिंग बन रहा है और बिल्डिंग के पोजीशन से पहले जो है उसको प्री ईएमआई कह रहे हैं, ठीक है। और जब आपको फ्लैट मिल जाता है, पोजीशन मिल जाता है, और उसके बाद फिर ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ठीक है सौरभ, कुछ गलती हो तो बताना। सर वो ईएमआई में आपका जो लोन लिया हुआ है वो प्रिंसिपल अमाउंट माइनस नहीं, वो तो मैं आता हूँ, पहले तो ये पता चल जाए कब होता है क्या होता है। बिफोर पोजीशन प्री ईएमआई, आफ्टर पोजीशन ईएमआई। अब प्री ईएमआई में जैसे आपने समझ लो कि बिल्डिंग अभी 30% बना है, 30% बना है, ठीक है। 30% अगर बिल्डिंग बना है तो 30% अमाउंट, अगर 1 करोड़ का 30% अमाउंट कितना होगा, 30 लाख। 30 लाख का अगर ईएमआई बात करें तो इसमें क्या होता है, ईएमआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और प्री ईएमआई में ओनली इंटरेस्ट। हेलो, बराबर। तो अब इंटरेस्ट मोटा मोटी ये समझ लो कि अगर 1 लाख के ऊपर 900 रुपये के आसपास ईएमआई आता है, समझ रहे, 850 रुपया 900 रुपये के आसपास आता है 1 लाख के ऊपर। तो सामने वाले ने, अभी हम चल रहे थे ना, 1 करोड़ का वैल्यू था और 15 लाख रुपए ऊपर से लिखाई पढ़ाई हो गया, 10% पेमेंट कर दिया, तो कितना हो गया, 25 लाख रुपए उसने पे किया। बाकी का कितना बचा, 90 लाख रुपीज़, बराबर। 90 लाख रुपीज़ में 30% उसका डाउन है तो 30 लाख रुपया उसको पेमेंट करना है, समझ रहे हैं। अब 30 लाख रुपया पेमेंट करना है तो 30 लाख का प्री ईएमआई अगर 1 लाख के ऊपर 900 रुपया आ रहा है तो इंटरेस्ट उसका मोटा मोटी 400 450 रुपया आएगा। तो प्री ईएमआई में सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा उसको, समझ में आ रहा है। अगर 30 लाख का ईएमआई 900 के हिसाब से कितना होता है, 27,000, 20 साल के लिए। तो ये हो गया इसका ईएमआई। इसका प्री ईएमआई कितना होगा, 12,000
मैं लिखूंगा तब बताओगे, आपके दिमाग में नहीं है। इतना फर्क आ जाता है मोटा मोटी। 300 350 रुपया उसका प्री EMI आएगा बिफोर पोजीशन। अच्छा, ये इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगा तो उसके बाद उसका रेंट आना स्टार्ट हो जाता है, बराबर। रेंट आना स्टार्ट हो जाता है या फिर खुद कस्टमर रहने के लिए चले जाता है, तो उसको EMI वसूल है। लेकिन अगर उसके पहले है तो प्री EMI ही ठीक है, थोड़े कम अमाउंट में उसका पूरा काम चल जाएगा। और सर वो प्रिंसिपल अमाउंट में से तो कम नहीं होता ना, राइट। फिर जब EMI उसकी शुरू होगी 3 साल के बाद में एक्चुअल EMI, तो वो तो फिर उसमें कैलकुलेट होता है उसका इंटरेस्ट जो है ना, उस टाइम पे कैलकुलेट होता है उसका। मतलब जैसे भी 27,000 रुपये की EMI बनी उसकी, हम्म। और 12,000 रुपये प्री EMI दे रहा है वो, तो 3 साल के बाद में जो EMI देगा देखिए, वो अमाउंट तो यूज़ कर ही रहा है ना, वो घर तो उसका बढ़ ही रहा है। जनरली मैंने क्या देखा है कि ये जो प्री EMI जाता है ना, ये उसका 20 साल के कैलकुलेशन में ऐड नहीं होता है, उसका इंटरेस्ट ही है उसका, उसमें डिडक्शन आगे मिलता नहीं है। लॉस हुई होगा। लॉस हो जाएगा बैंक को, उसका डिडक्शन नहीं मिलता। आप उसका पैसा तो यूज़ कर ही रहे हो ना, बैंक से जो आप पैसा ले रहे हो, अपना टावर बना रहे हो, फ्लैट बना रहे हो, तो होता क्या, फ्लैट का भाव तो आपका बढ़ ही रहा है ना। फ्लैट खरीदने में एक बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूँ जो कस्टमर को पिच करना हर जगह काम आएगा। अच्छा, प्री EMI के बारे में पता चला, इसमें और कुछ जानना है? एप्रिसिएशन इज बेटर देन ROI। ROI मतलब जानते हैं सब लोग? सब लोग का आवाज नहीं आया, इसमें दिक्कत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको हर एक बार हर एक जगह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बुकिंग में सुनने को मिलेगा, ठीक है। अब एक आदमी अगर एक बार फ्लैट लेता है और 90 लाख का लोन ले रहा है 1 करोड़ के फ्लैट में, तो वो कितना भरेगा 20 साल में? मोटा मोटी सौरभ, अगर 90 लाख रुपए लोन ले रहा है तो 20 साल में वो कितना पे करेगा बैंक को? डबल से भी ज़्यादा है, 2.25 गुना, 2.5 गुना पकड़ लो, तो 90 लाख का 2.5 गुना कितना हो गया? मोटा मोटी 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपया वो पे कर रहा है, बराबर। अभी जो नज़रिया दे रहा हूँ ना, ये नज़रिए से मैंने कम से कम अभी तक तो कम से कम 50 डील क्लोज किया है, 100 डील क्लोज किया है, 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये नज़रिया आप हर जगह पिच कर सकते हो कस्टमर के साथ। अभी जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना। 90 लाख के सामने वो कितना पे कर रहा है बैंक को, बराबर। कितने साल में? अब 90 लाख में जो उसने, अभी समझ लो 10% उसने पेमेंट किया, 90 लाख की प्रॉपर्टी पे लोन करवाया, तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी उसने खरीदा, बराबर ना। अब 20 साल के बाद इस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या रहेगा? हेलो, एवरेज 8 से 12%, एवरेज 8 से 12% ईयर ऑन ईयर। 4 से 5 करोड़ रुपया 20 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 1-2 साल 4 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एवरेज 10% ही पकड़ो ना, तो कैलकुलेशन करेंगे 1 करोड़ का 1 साल में 1 करोड़ 10 लाख रुपया, बराबर। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का दूसरे साल 11 लाख रुपया, बराबर। अब हो गया 1 करोड़ 21 लाख। समझ में आ रहा है? 1 करोड़ 21 लाख का 10% 12 लाख। भाई आप लोग हिसाब किताब बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोग भी तो कोई काम करो यार।
यहाँ काम करने आए हैं। अब 4th ईयर कितना हो जाएगा? 1.33 CR। अब 133 CR को 10% एप्रिसिएशन होके कितना हो जाएगा? 13 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। तो 133 प्लस 13 140 146। ये चौथे साल में है अपन। 146 का 10% 14.5 लाख ही पकड़ो। तो सिक्स ईयर का वैल्यू कितना हो गया? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना कैसा बढ़ता है प्राइस? 160 का 10%, 7th ईयर में कितना पहुंचेंगे हम? 6 एक 173 नहीं ना, 172 होएगा ना? हाँ 176 का 10% 17 लाख। 8वें साल में कितना पहुंचे हम? 2 नहीं यार, आगे जा रहा है। इतना जल्दी प्रॉपर्टी का भाव बढ़ाएगा तो कैसा चलेगा? 193। सही करो ना, 1,76 लाख को 17 लाख है? इतना कंफ्यूज मत हो, कैलसी दिया है यार। एक एवरेज निकाल रहे हैं अपन कि 20 साल में कितना बढ़ सकता है, उसके अकॉर्डिंग ना ये बताने को कस्टमर को बहुत आसान हो जाता है। हम्म 176 अरे यार ये कैलसी क्या हो रहा है भाई? करो जरा, करो जल्दी, प्लस करो, मिस्टेक मत करो। 193 का 10% 19 लाख। अब जो जल्दी चलेंगे 93 और 20, हाँ 2.12, हाँ ठीक है 2.12। इसका 10% हो गया सीधा सीधा 21 लाख। अब 10वां साल अपन पहुंचे 2.32 नहीं यार 33 था ना। अब देखो 10 साल में हम यहाँ पहुंचे हैं तो मोटा मोटी 20 साल में इसके डबल तो हो ही जाएगा ना यार। 5 करोड़ के आसपास तो पहुंच गए ना अपन। हाँ अब ये क्या है ना, ये वर्स्ट से वर्स्ट रेशियो हमने पकड़ा है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ तो 20 साल में हो जाएगा, बराबर। लेकिन अगर वहाँ पे कोई मॉल आ गया, कोई थिएटर आ गया, कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो हाई डिमांडेबल प्रोजेक्ट को वैल्यू बढ़ा सकता है, तब क्या होता है? भाईंदर में 10-15 साल से कौन कौन रह रहे हैं? मीरा रोड भाईंदर में 15 साल से। अब आपके सामने एक खेल हुआ होगा मैक्सेस मॉल का। मैक्सेस मॉल नहीं बनने के पहले क्या वैल्यू था उस एरिया का? हैं? समझ में आ रहा है? मैक्सेस मॉल बनने के बाद सीधा वहां का भाव जो है ना मल्टीप्लाई हो गया। तो ये एक वर्स्ट रेशियो है 10% का। बाकी अगर कोई वहां पे मॉल आ गया, रे कुछ ऐसा आ गया, गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया, कुछ आ गया, या आईटी हब आ गया, तो फिर उसका भाव कहाँ जाएगा कुछ ठिकाना नहीं है। हाँ मेट्रो आ गया, कनेक्टिविटी में कुछ अच्छा हो गया, ट्रेन आ गया, स्टेशन आ गया, एरोप्लेन एयरपोर्ट आ गया, ये सब बहुत सारे वजह होते हैं जो धड़ाधड़ भाव बढ़ जाता है। अब अगर 5 करोड़ रुपया भाव हो गया तो अब सोचने लायक ये है कि आपने 1 करोड़ का पे कितना किया? 2 या 2.5, 2.25 CR।
तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो जाता है, कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, लोन के लिए बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं मेरे को लोन मत करवाओ यार, ये करना है ना वो करना है। अभी उसको आप ये प्रेस के बता सकते हैं ना कि भाई साहब आप 1 करोड़ रुपए यहाँ पे डालो और लोन करवा लो, मालूम पड़ेगा जितने दिन में 20 साल में आप 2.25 करोड़ रुपये भरेंगे, यहाँ मालूम पड़ा आपको 5 से 6 करोड़ रुपया। हेलो, कौन कस्टमर है? 5 से 6 करोड़ रुपया भाव इसका बढ़ जाएगा। तो लोन लेने में फायदा है ना। हेलो, क्लोज करना बेकार है, लोन क्लोज करना बेकार है। कौन सा लोन? होम लोन अगर लिया है किसी ने तो उसको क्लोज तो करना ही नहीं चाहिए, फिर 20 साल तक। और दूसरा, अरे ज़्यादातर जो इन्वेस्टर जो जानते हैं ना इस खेल को, वो क्या करते हैं मालूम है, जो पैसा आ रहा है ना उससे दूसरी प्रॉपर्टी बुक करते हैं। जो पैसा आ रहा है उससे छोटा मोटा और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन क्लोज नहीं करते वो लोग। जैसे बहुत सारे लोग जैसे 20 साल के लिए उन्होंने EMI पे लोन ले लिया और सोचते हैं जल्द से जल्द इसको ख़त्म करो। तो वो सही है क्या गलत है? कुछ सही नहीं। देखो क्या होता है इसमें, 2 खेल होता है। या तो आपको कोई अच्छा प्रॉपर्टी का ऑप्शन है जो ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको क्लोज करो, उसमें भी इन्वेस्ट कर दो, है ना। और अगर ज़्यादा कुछ ऐसा अच्छा ऑप्शन नहीं है तो फिर क्लोज करके नुकसान ही है, मेरे को लगता नहीं है फ़ायदा है इसमें। गेम समझ में आ रहा है? अब ये आपके लिए कम है, कस्टमर के लिए ज़्यादा है। प्रॉब्लम क्या है ना, बोलते हैं कि प्रॉपर्टी में डील नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं वगैरह वगैरह। समस्या ये है कि आपको ना ये सब डेप्थ नॉलेज नहीं है, कस्टमर को आप कन्वे नहीं कर पाते हो, कस्टमर को आप कन्वेंस नहीं कर पाते हो। लगता है कि ये पॉइंट आप कस्टमर के सामने रखोगे तो कस्टमर डील कर लेगा। कस्टमर को मालूम नहीं है, ये सब कुछ नहीं पता रहता है, वो अपने लाइन का एक्सपर्ट होगा। जिसके जिसके सामने मैंने ये कॉन्सेप्ट रखा है ना, वो मतलब उसका दिमाग की बत्ती जल गई है उसको। मैं अभी तक कम से कम 500 लोगों के सामने रखा हूँ, लेकिन उसमें से 1, 2, 4 लोग ही ये रिवर्ट कर पाए हैं प्रॉपर कि हाँ ये तो मैं जानता था। अभी समझ लो नहीं, यहाँ पे ही कितने लोग बैठे हैं, आप में से किसको मालूम था? एक मुस्तफा भाई को मालूम था बस। तो मार्केट का रेशियो क्या रहेगा? जब सीपी का रेशियो ये है, सीपी फर्म में काम करने वाले का रेशियो ये है, तो मार्केट में कस्टमर का रेशियो क्या होगा? वहां तो 1 लाख में 1% का रेशियो होगा। सर आप लोन ले लो, क्या फ़ायदा होएगा आपको? 20 साल में समझ में आएगा। 20 साल में 5 करोड़ रुपया हो जाएगा। अभी नए लोगों में हमारा जो मेडिटेशन का सेशन है उसने किसने किसने अटेंड नहीं किया है? हेलो, और जो 6 लोग नए हैं उन्होंने नहीं किया है ना? ठीक है। मेडिटेशन का फायदा क्या है मालूम है क्या? जिसने किया देखो मुंडी हिला रहा है पीछे अनिर्वाण ने, बाकी लोगों को पता नहीं है। जिस काम में आप आए हैं, इस काम का या कोई भी काम का फंडा है कि जब तक आप पूरी तरह से फोकस नहीं होते ना तो उस काम में सक्सेस नहीं होते, बराबर। अभी तक आपने जो भी काम किया होगा ना, पढ़ाई किया होगा, लिखाई किया होगा, डिग्री लिया होगा या फिर कुछ भी किया होगा, तो मैं इतना मानता हूं कि आप कम से कम 50% तो फोकस होंगे, बराबर। और ऐसा कोई वेपन आपको मिल जाए जिससे आप 100% फोकस हो जाओ, करना चाहेंगे? उसका प्रोसेस वही है मेडिटेशन, 100% फोकस, है ना। तो रियल एस्टेट में जब आ ही गए हैं, काम कमाने के हिसाब से
और करने के हिसाब से आए हैं ना, तब इसमें 100% फोकस करना है। अच्छा, 100% फोकस का फ़ायदा क्या होता है मालूम है? एज क्राइटेरिया होता है ना, जो 30 साल में सक्सेस होते हैं, 40 साल में सक्सेस होते हैं, 50 साल में सक्सेस होते हैं। अब इस माध्यम से आदमी के एज क्राइटेरिया से ऊपर उठ जाते हैं। 15 साल, 20 साल, 28 साल, 26 साल के लड़के लोग भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। ये ध्यान का फ़ायदा है। अभी अनिर्बान देखो, कुछ आता नहीं था, अभी 15 दिन पहले ज्वाइन किया, लेकिन एक फ्लैट का डील हो गया उसका, बराबर ना? शहजान, अनिर्बान, ये तुम लोग को लगता है कि मजाक में है, ये ध्यान का ही परिणाम है। कुछ नहीं जानते हुए भी तुम्हारे साथ काम हो जाएगा जो तुम फोकस कर दोगे। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसे काम जीवन में हमारे हो जाता है जो हमें करना भी नहीं आता है, लेकिन हो जाता है। ये लोग क्यों इधर आ रहे हैं? हो गया लंच? अभी 2 मिनट बाकी है ना। तो ये फोकस बढ़ाने के लिए ये जो ध्यान का प्रोसेस है वो हम यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। अभी आज इतना ही। अगले ट्यूसडे में फिर से नए सब्जेक्ट में बैठेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। डन।